जय हिंद। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी होगी और आप एग्जाम के लिए आप एकदम प्रिपेयर हो गए होंगे। हम इंडियन करंट अफेयर्स की जो महा मैराथन क्लास लेके आए हैं, ठीक है। इसमें 200 से प्लस क्वेश्चन है, तो आप इस क्लास को एंजॉय करना। और टाइम कम है तो अभी आप 2x की स्पीड में इसको देख सकते हो, ठीक है। लेकिन क्लास को पूरा एंजॉय करना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और पहले ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि बच्चे और भी इसका लाभ उठा सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप 2x की स्पीड में इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। इससे आपके एग्जाम के अंदर आपको 30 से 35 नंबर ये क्लास आपको आराम से दिला के जाएगी। तो तुम्हें फुटबॉल फॉर स्कूल पहल किसके सहयोग से शुरू की गई है? तो भारत में अभी फुटबॉल फॉर जो स्कूल पहल थी, ये किसके सहयोग से शुरू की गई है? ये की गई है फीफा के सहयोग से, ठीक है। फीफा के सहयोग से की गई है। आपको याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2000 जो अंडर 17 हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? फीफा का जो अंडर 17 जो वर्ल्ड कप हुआ था, ये भारत के अंदर हुआ था, ठीक है। ये अंडर 17 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? भारत के अंदर हुआ था। ये चीज़ें याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 1 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपी की शुरुआत की गई। इसके लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है? तो इसके लिए जो है 9 बैंकों की पहचान की है ये आरबीआई ने, ठीक है। आरबीआई ने 9 बैंकों की पहचान की है। पीछे वाले आप वीडियो 2x करके देख लो, ठीक है। विद्यार्थी पीडीएफ मांग रहे थे, तो पीडीएफ का आप क्या करना है, 2x करके वो वीडियो ही देख लीजिए आप। वो भी आपके लिए लाभदायक होंगे, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस ही कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीसीसीआई ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान फीस भुगतान करने की घोषणा की है। इसके तहत टेस्ट मैच के लिए कितनी फीस होगी? तो बीसीसीआई ने अभी पीछे ही घोषणा की थी कि हम जो महिला सशक्तिकरण या फिर आप बोल सकते हो समानता के अधिकार को देखकर, है ना, कि पुरुष और महिला क्रिकेटरों को हम समान भुगतान करेंगे, ठीक है। मैच का समान फीस भुगतान की जाएगी। इसी के तहत जो टेस्ट मैच है ना, उसमें 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। टेस्ट में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे पुरुष और महिलाओं दोनों को ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण कहाँ पर किया जाएगा? उत्तर भारत की बात हो रही है कि उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1, ये इसका नाम याद रखना, योटा D1, ठीक है। क्या है? योटा D1 का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा के अंदर, ठीक है। ग्रेटर नोएडा के अंदर किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो एक ये है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पहला जो टाइगर रिजर्व है ये है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कौन सा है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। इसको आप याद रखना, ठीक है। इसका जो प्राचीन नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। इसे बोला जाता है हेली नेशनल पार्क। जो कहाँ पर है हेली नेशनल पार्क? ये है उत्तराखंड के अंदर, और इसकी स्थापना 1936 के अंदर की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। भारत का जो 52वां टाइगर रिजर्व है ये था रामगढ़ टाइगर रिजर्व, जो राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व था। तो इसको भी आप याद रखें। और रानीपुरा ये 53वां टाइगर रिजर्व है। देखिए एट प्रेजेंट टाइम में जो भी जितने भी टाइगर रिजर्व है वो आपको याद होने चाहिए कि कितने हैं। फिर आप याद रखना कि भारत के अंदर जो आर्द्र भूमियाँ हैं, आर्द्र भूमियाँ कितनी है? तो भारत के अंदर आर्द्र भूमियाँ 75 है, ठीक है। और आर्द्र भूमि से तो रिलेटेड इतने क्वेश्चन आए थे सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर, मतलब हद से ज़्यादा, ठीक है। तो ये आर्द्र भूमियाँ याद रखना। वर्तमान में 75 है, ठीक है। आर्द्र भूमियों में ये है कि 2 फरवरी 1971 को रामसर के जो ईरान के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रामसर, रामसर के अंदर एक संधि की गई थी, अंतर सरकारी संधि की गई थी, ठीक है। जिसे 1975 में पूर्ण रूप से लागू किया गया था, और इंडिया इसमें 1981 के अंदर जो शामिल हुआ था। और 1981 के अंदर ही भारत का जो पहला रामसर साइट घोषित की गई थी वो चिल्का झील थी। तो ये भी आपसे इस ज्योग्राफी की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सी थी? तो चिल्का। और दूसरा कौन सा था? तो दूसरा केवलादेव घना पक्षी विहार। तो इन तीनों दोनों को आप याद रखना कि भारत के अंदर 75 वर्तमान में टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में टाइगर रिजर्व कितने हैं? और एक याद रखना नेशनल पार्क कितने हैं? तो ये याद रखना। और एक वन्य जीव अभ्यारण्य एट प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितने हैं? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आपके ज्योग्राफी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर श्योक पुल का उद्घाटन किया है? श्योक पुल का जो उद्घाटन ये रक्षा मंत्री जी ने कहाँ पर किया है? तो ये किया है लद्दाख के अंदर, ठीक है। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है यूटी है, इसमें किया गया है श्योक के अंदर। पीछे हमने करंट में एक पढ़ा था कि जो श्योम नदी है,
ये अलग पुल है। श्योम नदी पर श्योम पुल का भी उद्घाटन किया गया था। ठीक है, श्योम नदी पर श्योम पुल का उद्घाटन भी किया गया था। जो कहाँ पर है, श्योम नदी जो पुल कहाँ पर है, ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, चीन बॉर्डर पर जो स्थित है ना, अरुणाचल प्रदेश पर, अरुणाचल प्रदेश में ये श्योम पुल का उद्घाटन किया गया था, वो भी हमारे रक्षा मंत्री जी द्वारा। और एक ये है श्योक पुल। तो ये दोनों पुल आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? भारत का जो पहला एक्वा पार्क है, ये किस राज्य में स्थापित होगा? ये स्थापित होगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, भारत का पहला एक्वा जो पार्क है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और आप इन क्वेश्चन को एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और पीछे वाले भी वीडियो देख लीजिए, उनसे आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? किसने? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। और इसी का हमने, अगर आपने कल राजस्थान करंट अफेयर की क्लास अटेंड की हो तो इसका हमने जिक्र भी किया था कि भारत का जो पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? तो ये किया है श्रीनगर के अंदर। ठीक है, श्रीनगर के अंदर इसका आयोजन किया है, तो ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में 13 राज्यों के जो गवर्नर चेंज हुए थे, 13 राज्यों के जो गवर्नर बदले गए थे, उन गवर्नर के नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, पक्का आएगा एक क्वेश्चन। तो चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? जो डोनी पोलो हवाई अड्डा है, ये किस राज्य में स्थित है? अभी हाल ही में खूब चर्चा में रहा था, तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, यानी अरुणाचल प्रदेश अभी इससे रिलेटेड खूब है। एक तो श्योम पुल वाला श्योम नदी पर बनाया गया है, और एक है डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नवंबर 2022 को इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। ये वे कौन थे? अभिनेता थे या खिलाड़ी, वैज्ञानिक या सामाजिक कार्यकर्ता? तो इलाबेन जो भट्ट है, ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, मैंने वो पोस्ट पेमेंट बैंक वाला उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, पीछे वाला जो क्वेश्चन था इसमें, कि इंडियन जो पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसके बारे में ये कि हमारी जो फिलहाल जो राजीविका है, जिसका हमने कल पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लें। राजीविका ने अभी फिनो पेमेंट बैंक और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में, फिनो पेमेंट बैंक और इंडियन जो पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसके साथ में एक एग्रीमेंट किया है। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में, कि ये 17 जिलों के अंदर टोटल बीसी सखी को लगाएंगे। ठीक है, बीसी सखी को लगाने तो इनके साथ में क्या किया है, एमओयू किया गया है, और ये किया गया था 5 दिसंबर 2022 को। ठीक है, इस दिन एक नीति भी जारी हुई थी राजस्थान के अंदर, आपको अगर आपको पता हो तो, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। ठीक है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, की ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी। तो यही राजीविका के बारे में बताना था। चलते हैं नेक्स्ट। कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो कॉलिन्स जो डिक्शनरी, इसने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? लॉन्ड्रिंग, लॉकडाउन, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर परमा क्राइसिस? तो इसने किसे चुना है? परमा क्राइसिस को चुना है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बना है? हमने पीछे पढ़ा था ताड़ के पत्तों का संग्रहालय, ताड़ के पत्तों का जो संग्रहालय है, ये तेलंगाना के अंदर। और विश्व का सबसे बड़ा जो पांडुलिपि ग्रंथालय है, ये किस राज्य में बन रहा है? गुजरात के अंदर बन रहा है। ठीक है, गुजरात के अंदर बन रहा है, इसकी चीज़ को आप याद रखना। गुजरात के अंदर एक गति शक्ति विश्वविद्यालय भी बना था। ठीक है, गति शक्ति रेलवे विश्वविद्यालय को गति शक्ति विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। और मैंने लास्ट वीडियो में अंदर आपको ये बताया था कि गति शक्ति विश्वविद्यालय का अभी हाल ही में जो नियुक्त किया है, क्या कुलपति, आपको उसका नाम बताना है, कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिखिएगा अगर आपको याद है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पहली चैंपियनशिप में 11 वर्ष बाद भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता है? यानी विश्व जो पहली चैंपियनशिप में 11 वर्ष बाद भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता है? महेंद्र शर्मा ने, गिरीश कुमार ने, मनोज कुमार ने, या फिर प्रसन्ना शेषाद्री ने? तो ये जीता है प्रसन्ना शेषाद्री ने। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 से 15 नवंबर 2022 तक 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था? तो 11 से 15 नवंबर 2022 तक 26वां जो मालाबार युद्ध अभ्यास है, ये भारत और जापान में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये जापान में आयोजित किया गया था। हमने पीछे कई युद्ध अभ्यास पढ़े हैं, अगर आपको याद हो तो वो याद कर लेना। साइक्लोन जैसे भारत और मिस्र के बीच में होता है। ठीक है, वरुण और भारत और फ्रांस के बीच में होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। ठीक है, और धर्म गार्जियन जो है
धर्म गार्जियन ये भारत और जापान के बीच में होता है, इसको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022 के लिए किसे एतु थाजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2022 के लिए किसे एतु थाजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम याद रखना, ए सेतु माधवन को दिया गया है। बालकृष्ण दोषी इनका संबंध गुजरात से है और इन्हें अभी हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। राज्य टोटल जो है ना 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, जिनमें बालकृष्ण दोषी भी एक शामिल है और इन्हें मरणोपरांत दिया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इन्हें 2018 के अंदर जो कला के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार है, इसका नाम है प्रीतिजगर अवार्ड, वो भी प्रदान किया गया था। मदन गोपाल इनको राजस्थानी भाषा साहित्य का जो अनुवाद पुरस्कार दिया जाता है वो दिया गया था। राजस्थानी भाषा के लिए जो साहित्य का अनुवाद पुरस्कार है वो दिया गया है अभी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नवंबर 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो 5 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? शैमुल कौल, नरेंद्र बत्रा, राजीव खन्ना, मोहम्मद तैयब इकराम। तो ये चुना गया है मोहम्मद तैयब इकराम जी को, ठीक है। ये याद रखना, मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी संघ है उसे का क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो भी पीछे वो विश्व कप हुआ है उसे किस देश ने जीता था? जर्मनी ने जीता था। ये भी हमने करंट में पढ़ रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नवंबर 2022 को किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? 5 नवंबर 2022 को पहली बार जीती है, वो भी कौन सी? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। तो ये जीती है बॉम्बे ने, ठीक है। बॉम्बे ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार जीत लिया भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन होने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? यानी विश्व की जो सबसे लंबी यात्री ट्रेन है वो किस देश में है? ये ऐसा रिकॉर्ड किस देश के पास में है? तो चीन, जर्मनी, जापान या स्विट्जरलैंड। तो ऐसा रिकॉर्ड है वो स्विट्जरलैंड के साथ में, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहाँ होगा? भारत का जो पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा नोएडा के अंदर। ऑप्शन डी इसका भी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नवंबर 2022 को किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 22वें जो विधि आयोग का अध्यक्ष है ये ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। कर्नाटक जो हाईकोर्ट है, कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऋतुराज अवस्थी थे। इन्हें अभी हाल ही में 22वें विधि जो आयोग है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी याद रखना। 2022 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा किस राज्य में शुरू की गई थी? कोई सा भी एग्जाम हो, जगन्नाथ यात्रा अगर हाल ही में हुई है तो उसका क्वेश्चन पक्का बनता है। तो ये विश्व प्रसिद्ध जो जगन्नाथ यात्रा है ये किस राज्य में शुरू हुई थी? तो ये होती है उरी के अंदर। कहाँ पर होता है? उरी, पुरी के अंदर। पुरी की जगन्नाथ यात्रा से बोला जाता है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा के अंदर ये होती है, ठीक है। उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ यात्रा होती है। तो एक तो जगन्नाथ यात्रा याद रखना। एक पुष्कर जो मेला होता है ये कहाँ पर होता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान में होता है। ये तो आपको सभी को पता है, वैसे एग्जाम के अंदर ये खूब पूछा जाता है, जगन्नाथ वाला और पुष्कर वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक जो अभ्यास है रिम पैक, ये कौन सा है? रिम पैक है, ठीक है। हमने कई युद्ध अभ्यास पढ़े हैं, आप उन सभी को याद रखें। विश्व का जो सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है रिम पैक 2022 में भारत का कौन सा आईएनएस ने भाग लिया था? इसमें आईएनएस ने, इंडियन जो नेवल जो है उसने स्टाफ ने कौन सा भाग लिया था? तो उसमें लिया था सतपुड़ा ने। आईएनएस जो सतपुड़ा इसने रिम पैक में भाग लिया था। और रिम पैक क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है, जिसमें आईएनएस सतपुड़ा ने क्या लिया था? भाग लिया था। तो ये आपको याद होना चाहिए। हमने सुरक्षा मंथन के बारे में पढ़ ही लिया है कि सुरक्षा मंथन का आयोजन जोधपुर में किया गया था, ठीक है। सुरक्षा मंथन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जोधपुर के अंदर किया गया था। साइक्लोन है, ये भारत और मिस्र के बीच में किया जाने वाला एक युद्ध अभ्यास है, तो इसको भी आप ध्यान रखें थोड़ा सा। वीर गार्जन और धर्म गार्जन का हमने कई बार जिक्र कर लिया है। ये जापान और भारत के बीच में होता है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ठीक है। और फिर आ जाता है एक जो ये मालाबार युद्ध अभ्यास भी हमने पढ़ा था पीछे, मालाबार युद्ध अभ्यास भी हमने पढ़ा था। तो ये आप सभी को याद होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 जुलाई 2022 को डीआरडीओ ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटेड पहली उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? क्या है ये? ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर है। इसकी पहली उड़ान का जो सफल परीक्षण ये कहाँ पर किया है? तो ये किया गया था चित्रदुर्ग, जो कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है क्या? चित्रदुर्ग। फिर आप याद रखना डीआरडीओ के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है? समीर वी कामत है। समीर वी कामत डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन है, ठीक है। बलस्यम मूलम विज्ञानम इसका जो मेन वो ध्येय वाक्य है जो आरएस एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बलस्यम मूलम विज्ञानम, ठीक है।
ये इसका ध्येय वाक्य है। फिर मैं आपको थोड़ा सा जो स्पेस के बारे में बता देता हूँ कि जो भारत की पहली निजी कंपनी है जिसका एक निजी रॉकेट भी अभी पीछे ही इसका सफल परीक्षण किया गया था, तो निजी कंपनी का नाम क्या है, तो ये है स्काई रूट। इसका नाम क्या है, स्काई रूट भारत की पहली निजी कंपनी है। ठीक है, इसका एक जो अभी पीछे ही रॉकेट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था विक्रम एस। ठीक है, क्या नाम था, विक्रम एस। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विक्रम एस किसका ये विमान था या फिर किसका रॉकेट था, तो ये स्काई रूट का था। स्काई रूट एक निजी कंपनी है और ये अपनी निजी कंपनी जो सफल परीक्षण करने वाली है अपनी जो लॉन्चिंग पैड का, विक्रम एस का, इसका भी नाम आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 जुलाई 2022 को कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई, तो सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की गई थी, वो भी 1 जुलाई 2022 को। आपको पता है कि राजस्थान सौर ऊर्जा पंप लगाने में, एक तो सौर ऊर्जा का पंप लगाने ना, सौर ऊर्जा पंप लगाने में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, और सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, सौर ऊर्जा के उत्पादन में जुलाई और दिसंबर 2022 तक राजस्थान टोटल 23,487 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसके अंदर पवन ऊर्जा है, हाइब्रिड ऊर्जा है और बायोमास ऊर्जा है, सभी ऊर्जा सम्मिलित है। ये दिसंबर 2022 तक है। जो नया करंट अफेयर्स का डाटा है इकोनॉमिक्स में, वो इसका आंसर होगा। ठीक है, 23,487 वर्तमान में, आप इसको याद रखना। फिर ये बोल रहा है कि भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की गई है, तो ये की गई है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के अंदर एक जगह पड़ती है, इसका नाम है रामागुंडम। ठीक है, रामागुंडम तेलंगाना के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां पर इसकी शुरुआत की गई थी। फिर आप राजस्थान में सौर ऊर्जा से रिलेटेड याद रखना कि राजस्थान के अंदर जो सौर ऊर्जा की प्रथम नीति है ये 2011 के अंदर आई थी। दूसरी 8 अक्टूबर 2014 के अंदर आई थी। और राजस्थान के अंदर जो प्रथम पवन नीति है ये 18 जुलाई 2012 को अंदर 2012 के अंदर आई थी। और राजस्थान के अंदर जो नवीन पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति है ये 19 दिसंबर 2019 को आई थी। तो यहाँ पर हमने 5 नीतियों के बारे में बात किया है, क्योंकि जो 12 तारीख का एग्जाम हुआ था ना उसमें ये पूछा गया था, तो आप इनको भी आप याद रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया स्थिरता सूचकांक 2021 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है। नाइट जो फ्रैंक है इसके द्वारा जारी एक सूचकांक है, इसका नाम क्या है, तो एशिया स्थिरता सूचकांक। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है, जैसे अभी पूछा पूछा भी गया था ना कि अडानी से संबंधित वो रिपोर्ट थी, कौन सी थी, हिडनबर्ग रिपोर्ट थी, तो उसके बारे में पूछा गया था। उसी से ये क्वेश्चन रिलेट कर जाता है कि एशिया स्थिरता सूचकांक कौन जारी करता है, तो एशिया स्थिरता सूचकांक जारी कौन करता है, नाइट फ्रैंक करता है। ठीक है, अब भाई नाइट फ्रैंक द्वारा एशिया स्थिरता सूचकांक 2021 में कौन सा जो भारतीय शहर है ये शीर्ष पर है, तो ये है बेंगलुरु भारतीय शहर है, ये शीर्ष पर है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु जोधपुर के अंदर है, बेंगलुरु है, बेंगलुरु के अंदर है और जोधपुर के अंदर है। इसकी एक वो जो पश्चिमी क्षेत्र की वो एक सुदूर संवेदन जो केंद्र है वो भी जोधपुर के अंदर इसमें स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 जुलाई 2022 को किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता था, तो 3 जुलाई 2022 को मिस इंडिया वर्ल्ड खिताब किसने जीता था, ये जीता था मिस इंडिया वर्ल्ड खिताब आर बोनी गैब्रियल ने। किस सॉरी सिन्हा सेठी ने जीता था। ये किसने जीता, सिन्हा सेठी ने जीता था। ठीक है, सिन्हा सेठी ने जीता था, ये कर्नाटक की थी। और इसमें आप याद रखना फर्स्ट रनर अप का जो खिताब जीता था, फर्स्ट रनर अप, इसके अंदर 2-3 होते हैं वो, लेकिन जो फर्स्ट रनर अप का जो खिताब जीता था ये जीता था राजस्थान के जयपुर के रहने वाली रूबल शेखावत ने। वापस क्वेश्चन को देख लीजिए, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब ये जीता था सिन्हा शेट्टी ने, कर्नाटक की रहने वाली है ये। इसके अंदर जो फर्स्ट रनर का खिताब जीता था वो जीता था रूबल शेखावत ने, और इनका संबंध जयपुर से है। हरनाथ सिंधु ये दो मिस वर्ल्ड है 2021 की, आर बोनी गैब्रियल ये 2022 की मिस यूनिवर्स है। ठीक है, मिस वर्ल्ड है सॉरी, तो ये इनको भी आप याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजा की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया, तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है, इसका नाम है भीमाराव, तो भीमाराव के अंदर इसका अनावरण किया गया था। और इनका क्रांतिकारी जी का नाम क्या था, अल्लूरी सीताराम राजा। ठीक है, और कितनी फीट थी, 30 फीट थी। ये हर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पूछा जा सकता है किसकी मूर्ति थी, तो कांस्य की मूर्ति थी, ये भी बात आप ध्यान रखें। और हमने जितनी भी मूर्तियां उनकी कई बार हमने जिक्र भी किया है, मैं एक बार अब बता देता हूँ, एक बार लास्ट में भी एक क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड, तो वहाँ पे भी बता देंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा है क्या कि सबसे पहले नंबर 1 हमने पढ़ा है कि स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है, तो स्टेच्यू ऑफ जो पीस है ये 2 है राजस्थान के अंदर, जो इंडिया के अंदर। स्टेच्यू ऑफ जो पीस है जो भगवान शंकर से संबंधित है वो तो है पाली जेतपुरा के अंदर, राजस्थान में पाली जेतपुरा के अंदर। फिर हमने पढ़ा है स्टेच्यू ऑफ जो नॉलेज है, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पर है,
स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये लातूर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र के अंदर है। और हमने इसको ट्रिक से भी याद किया था कि लात के बिना आपको नॉलेज नहीं आती, तो ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर हमने तीसरा पढ़ा था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है। तो यूनिटी का संबंध एकता से होता है, और एकता मतलब जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने क्या किया था, भारत को एक किया था, तो इन्हीं से संबंधित है स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी। ये कहाँ पर है? केलवाड़ा गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? केलवाड़ा गुजरात के अंदर है। फिर आता है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, और इक्वेलिटी है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो मलेशिया जो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब है, पुरुष एकल का खिताब जीता था, ये जीता था विक्टर एक्सलेन ने, ठीक है। विक्टर एक्सलेन ने खिताब जीता था। राफेल नडाल जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं, और नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। आप इन दोनों का देश याद रखें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो सर्वाधिक है वो बैडमिंटन टूर्नामेंट, या फिर सर्वाधिक जो क्या बोलते हैं उनको, ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले, जो ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले, ये दोनों अभी टॉप पर बने हुए हैं, ठीक है। दोनों संयुक्त रूप से बने हुए हैं। लेकिन अभी जो जनवरी 2023 के अंदर नोवाक जोकोविच फर्स्ट रैंक पर थे, तो ये बात भी आप ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था मार्च 2022 के अंदर, उसमें इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको विंबलडन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि विंबलडन एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन है होता है सबसे पहले, ठीक है। और 2023 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, वो किसने जीता था? पुरुष एकल विजेता कौन है इसके, और महिला एकल विजेता कौन है उसके, ठीक है। पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता, तो पुरुष एकल विजेता तो है नोवाक जोकोविच, ठीक है। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच, ये 2023 का, आप इनको याद रखें, ठीक है। और जो महिला थी वो थी आर सबलेंका। कौन थी? आर सबलेंका। तो इनका नाम भी आप याद रखें। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, और महिला एकल का जो खिताब है ये आर सबलेंका ने जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2022 में एफएटीएफ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एफएटीएफ जिसे बोला जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया टी राजा कुमार को, और इनका संबंध है सिंगापुर से। किस जिले से है? किस देश से है? सिंगापुर से है, ठीक है। तो इन टी राजा कुमार जी का नाम याद रखना। एफएटीएफ जो इसकी स्थापना 1989 के अंदर हुई थी, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है, ठीक है। जो भी आतंकवादी संगठन, जो भी आतंकवादी जो होते हैं ना संगठन, उनको पैसे देने से मना करती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन जो नारकोस है इसका संबंध है रेलवे सुरक्षा बल से, ठीक है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? रेलवे सुरक्षा बल से है। तो इनका भी नाम आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं, यानी विधानसभा के जो स्पीकर है ये कौन बने हैं भारत के सबसे कम उम्र के? राहुल नार्वेकर, अनिल देशमुख, रवि राणा या सीपी जोशी? आपको पता है सीपी जोशी राजस्थान विधानसभा के क्या है? अध्यक्ष है, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ये पॉलिटी से रिलेटेड हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट में है। तो जो सबसे कम उम्र के जो स्पीकर बने हैं ये राहुल नार्वेकर बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम केम्पागौड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो प्रथम केम्पागौड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये देने की घोषणा कर्नाटक राज्य सरकार ने की है। ये एस.एम. कृष्णा को दिया जाएगा। एस.एम. कृष्णा और प्रकाश पादुकोण और एक व्यक्ति और है जिनका नाम आप याद रखना। ये दो व्यक्ति मैं बता देता हूँ, प्रकाश पादुकोण और एस.एम. कृष्णा, इन दोनों को दिया जाएगा प्रथम केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, और ये कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। हमने एक पढ़ा था कि जो प्रथम के आर अम्मा गौरी नेशनल अवार्ड जो अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर एलिडा गवेरा को। हमने कई बार पढ़ा इसको, तो डॉक्टर एलिडा गवेरा का नाम आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया था? तो ये जो स्वामी रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ पीस, ये है श्रीनगर के अंदर, ठीक है। मैंने पीछे बताया था ना आपको कि स्टेच्यू ऑफ जो पीस है ये दो है राजस्थान, दो पूरे देश के अंदर, एक तो है पाली जेतपुरा के अंदर और एक है श्रीनगर के अंदर। जोधपुर के अंदर जो वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था, आपको याद होना चाहिए। वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था, ठीक है। और केलवाड़ा गुजरात के अंदर तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ही, पाली के अंदर स्टेच्यू ऑफ पीस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 जुलाई 2022 को किससे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया? यानी जुलाई 2022 में जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है इसका जो प्रभार है किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था स्मृति ईरानी को, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस जयशंकर साहब ये हमारे विदेश मंत्री है,
और राजनाथ सिंह ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जी ये केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री है, ठीक है, इनको भी आप याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2022 में शिंजो अबे का निधन हो गया। यह किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो शिंजो जो अबे है ये जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, इन ये खूब चर्चा में भी रहे थे। इनका एक चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी गई थी, तो शिंजो अबे का निधन हो गया। ये जापान के हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? यानी भारत और जो मोजाम्बिक है और किस देश के बीच में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था तंजानिया के बीच में, ठीक है, तंजानिया के बीच में किया गया था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमने पीछे कई अभ्यास पढ़ चुके हैं, जैसे वरुण पढ़ा है भारत और फ्रांस के बीच में, हमने सूर्य किरण पढ़ा है जो भारत और नेपाल के बीच में होता है, फिर हमने साइक्लोन पढ़ा है जो भारत और मिस्र के बीच में होता है, फिर हमने एक धर्म गार्जियन पढ़ा है जो भारत और जापान के बीच में हुआ था, ठीक है, और एक मालाबार युद्ध अभ्यास भी पड़ा है जो कई देशों के बीच में होता था। फिर इंपॉर्टेंट वो है ये है कि सुरक्षा मंथन भारत की ही तीनों सेनाओं के बीच में जोधपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? जोधपुर में किया गया था। तो ये सभी युद्ध अभ्यास याद रखना, करंट के अंदर है, इनमें से एक आपके एग्जाम के अंदर पक्का आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो सबसे पहले बात ये याद रखनी है कि फीफा अंडर 17 जो महिला विश्व कप है इसकी मेज़बानी की थी भारत ने, ठीक है, किसने की थी? भारत ने। भारत को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि भारत ने इसकी मेज़बानी की थी, तो ये क्वेश्चन याद रखना। फिर आता है किस देश ने जीता है? तो भारत, स्पेन, ब्राज़ील और अफगानिस्तान। तो ये जीता है स्पेन ने, ठीक है, किस देश ने जीता है? स्पेन ने जीता है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रही माचू नदी किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा में जो माचू नदी रही थी ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर तमिलनाडु। तो ये है जो गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है, गुजरात के अंदर एक गति शक्ति विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये बात याद रखना क्योंकि गति शक्ति विश्वविद्यालय खूब चर्चा में रहा था। तो इससे पूछा जा सकता है कि गति शक्ति विद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई है? फिर एक आता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कौन सी आती है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है। हमने कल सभी स्टैच्यू को पढ़ा था, एक बार वापस रिविजन कर लेते हैं। फिर आता है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किस राज्य में स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये लातूर महाराष्ट्र में है। फिर एक आती है स्टैच्यू ऑफ, कौन सी आती है? स्टैच्यू ऑफ पीस, ये पीस है, ये जेतपुरा पाली के अंदर है, राजस्थान में ही। फिर एक आती है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, जो कहाँ पर है? जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये चार स्टैच्यू आपको याद रखनी है। फिर हमने एक करंट में ही पढ़ा था स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, कौन सी पढ़ा था? स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये कहाँ पर है? ये है प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु के अंदर, ठीक है, याद रखना इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 अक्टूबर 2022 को किसने सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 का खिताब जीता? तो सुल्तान जोहर जो हॉकी कप इस 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इंग्लैंड ने, नेपाल ने, ऑस्ट्रेलिया ने या फिर भारत ने? तो इसका जो खिताब है सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 का, ये जीता है अपने इंडिया ने, ठीक है, भारत ने ये खिताब जीता है 2022 का, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको कुछ बता देता हूँ इसके साथ में जो इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है, क्योंकि आज हमने क्वेश्चन 10 ही लिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ये है कि आर्टेमिस जो मिशन है ना, आर्टेमिस मिशन जो 1 है ये उसका है, नासा का है, इसको याद रखना। और आदित्य L1 तो ये भारत का ही मिशन है, इसरो का मतलब, ठीक है, आदित्य L1 जो पूछा भी गया था लास्ट एग्जाम के अंदर, जो मार्च में आयोजित की गई थी। लेकिन आप रालसा और नालसा के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो याद रखना कि रालसा के वर्तमान में जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो कौन है, और रालसा की स्थापना कब हुई थी? रालसा मतलब राजस्थान विधिक सेवा जो प्राधिकरण है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1998 को। कब हुई? 7 जुलाई 1998 को रालसा की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके जो वर्तमान में जो संरक्षक माने जाते हैं ना, संरक्षक होते हैं हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो। और वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ये कार्यवाहक है, ठीक है। इनसे पहले जो पंकज मित्तल साहब थे उनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। फिर आता है रालसा की कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, ठीक है, ये तो है संरक्षक। कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो कार्यकारी अध्यक्ष आ जाएंगे प्रमिल कुमार माथुर। कौन आ जाएंगे? प्रमिल कुमार माथुर। तो आई होप ये आपको रालसा क्लियर हो गया। अब नालसा के बारे में देख लेना है थोड़ा सा कि नालसा की संरक्षक कौन है। तो ये है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है माननीय DY चंद्रचूड़,
ठीक है। पिता थे जिनका नाम था YV चंद्रचूड़, जो भारत के सर्वाधिक कार्यकाल वाले न्यायाधीश माने जाते हैं। माने क्या 7 साल तक वो रहे थे। और जो इनके संरक्षक है वो है SK कौल साहब, यानी संजय किशन कौल साहब इसके नालसा के संरक्षक है। तो आई होप नालसा और रालसा क्लियर हो गया होगा। 1987 के अंदर ये अधिनियम आया था, जो ठीक है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, और इसी के तहत नालसा की स्थापना की गई थी 9 नवंबर 1995 के अंदर। ठीक है, इसीलिए 9 अक्टूबर को, इसीलिए 9 अक्टूबर को है ना ये राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ किया गया? एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो रांची, भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, ये कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था लखनऊ के अंदर। ठीक है, नवाबों की नगरी लखनऊ में किया गया था एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा? ये विकसित किया जाएगा। तो विश्व का जो सबसे बड़ा सफारी पार्क है ये किस राज्य में विकसित किया जाएगा? ये किया जाएगा हरियाणा के अंदर। आप राजस्थान वाली जो 4 सफारी पार्क है ये याद रखना। जैसे झालना के अंदर है, तो ठीक है, एक आमागढ़ के अंदर है, झालना के अंदर है, एक पाली के अंदर भी है। तो ये चारों जो है ये आप याद रखना। ठीक है, राजस्थान के अंदर जितने भी सफारी पार्क है वो। एक माचस सफारी पार्क है जो जोधपुर के अंदर है। ठीक है, माचस सफारी पार्क कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। ये भी बात याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पुल्लवरम पंचायत किस राज्य में स्थित है? डिजिटल रूप से साक्षर पूछा है इसने, किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, केरल, राजस्थान या फिर मणिपुर। तो ये स्थित है डिजिटल रूप से साक्षर केरल के अंदर। ठीक है, और हमने एक पीछे करंट में एक क्वेश्चन और पढ़ा था, तो ये कहाँ पर स्थित है? केरल के अंदर। और हमने पढ़ा था केरल की एक पंचायत, एक जिला भी है कोल्लम करके, वो भी संविधान साक्षर के रूप में जाना जाता है, उसे संविधान साक्षर जिला माना जाता है केरल का कोल्लम जिले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉटिकल इसे उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अनिल कुमार जी को। ठीक है, एस सोमनाथ ये हमारे इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, एस सोमनाथ। और समीर वी कामत ये DRDO के वर्तमान में चेयरमैन है। ठीक है, समीर वी कामत DRDO के वर्तमान में चेयर है। एस सोमनाथ ये इसरो के हैं। ठीक है, ये थोड़ा आप याद रखना। और आदित्य L1 इसरो का मिशन याद रखना। और जो हमारा इसरो है ये चंद्रयान 3 भेजेगा अभी। ठीक है, 2023 के अंदर। और जो अपना आदित्य L1 है, ठीक है, एक है। और एक गगनयान मिशन है, भारत का एक गगनयान मिशन है जो 2024 में प्रस्तावित है, जो मानवों को ले जाने वाला पहला मिशन होगा इंडिया का। ये भी थोड़ा सा याद रखना। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। और DRDO की स्थापना 1958 के अंदर की गई थी। तो इनकी स्थापना भी याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, स्थापना में से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया था? तो ये चुनाव आयोग का जो नेशनल आइकॉन है ये पंकज जी त्रिपाठी को बनाया गया था, जो एक अभिनेता है। देवेंद्र झाझड़िया, इन्हें राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राजस्थान राज्य चुनाव जो आयोग है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया देवेंद्र झाझड़िया को। ठीक है, सुशील शर्मा को राजस्थानी फाउंडेशन जो है, राजस्थान जो फाउंडेशन है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मैंने आपको बहुत बार रिवीजन कराए हैं, एक बार और करवा देता हूँ ब्रांड एम्बेसडर सभी की रिवीजन। तो राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की ये होएगी। फिर आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की ब्रांड एम्बेसडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसकी है अवनी लेखरा जी। ठीक है, अवनी लेखरा जो एक पैरालंपिक खिलाड़ी है। फिर हमारे आ जाता है यहाँ पर ये जो राजीविका है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है रूमा देवी, श्रीमती रूमा देवी, जिन्हें भी हाल ही में अमेरिका में सम्मानित भी किया गया था 2019 में। वो जो नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो ये बात भी आप याद रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022 के लिए सहस्त्र रामानुज पुरस्कार किसे दिया जाएगा? वर्ष 2022 के लिए सहस्त्र जो रामानुज पुरस्कार है ये किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा यूकिंग टैग को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यूकिंग टैग को दिया जाएगा वर्ष 2022 का रामानुज पुरस्कार। मैं आपको यहाँ पर साहित्य से रिलेटेड पुरस्कार बता देता हूँ वो जो इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे एक तो हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2022 का, ये किसे दिया गया था? ये दिया गया था बद्री नारायण शर्मा को। ठीक है, बद्री नारायण शर्मा को। और इनकी रचना का नाम था तुमडी के शब्द। ठीक है, तुमडी के शब्द, तुमडी के शब्द।
फिर आता है राजस्थानी भाषा का जो साहित्य पुरस्कार है, ये किसे दिया गया था? ये दिया गया था कमलजी रंगा को, जो जोधपुर के हैं, और इनकी रचना का नाम था अलेखू अम्बा। क्या नाम था? अलेखू अम्बा इनकी रचना का नाम था। फिर आता है राजस्थानी भाषा का ही जो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार है, ये दिया गया था मदन गोपाल लड्डा जी को। मदन गोपाल मदन गोपाल लड्डा जी को, और इनकी रचना का नाम था। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सोने की जो है एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य बना है केरल। ठीक है, केरल के बारे में ये याद रखना। फिर हमने केरल के बारे में अभी पीछे ही पढ़ा था कि केरल जो संविधान साक्षरता के बारे में, मतलब संविधान साक्षरता के बारे में केरल का एक जिला है जिसका नाम है कोलम। तो कोलम देश का प्रथम ऐसा जिला बन गया है जो संविधान साक्षर जिला कहलाता है। तो ये इस कोलम के बारे में आप याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, ये हर वर्ष स्वच्छता अभियान में 1 नंबर पे आता है, तो ये भी याद रखना। और इंदौर के अंदर अभी पीछे ही 17वां प्रवासी भारतीय दिवस भी आयोजन किया गया था। 17वां प्रवासी जो भारतीय दिवस है, इसका भी आयोजन इंदौर के अंदर किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना। कौन से क्रम का था? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था। और प्रवासी भारतीय दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रवासी भारतीय दिवस, ये मतलब राय किसने दी थी? ऐसा किसने कहा था कि आप प्रवासी भारतीय दिवस को मनाइए? तो ये कहने वाले व्यक्ति थे लक्ष्मी विमल सिंह भी, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील रह चुके हैं। लक्ष्मी विमल सिंह भी, जिन्होंने ही लोकपाल नाम दिया था। ठीक है, अगर आपको बताओ तो लोकपाल और लोकायुक्त जो नाम दिया था वो लक्ष्मी विमल सिंह जी ने दिया था। और ये मूलतः राजस्थान के रहने वाले थे, राजस्थान के जोधपुर के। तो आई होप ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नवंबर 2022 को 6 नवंबर 2022 को कहाँ पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई? तो विश्व की जो पहली घड़ी की आधारशिला ये कहाँ पर रखी गई है 6 नवंबर 2022 को? पटना, उज्जैन, जयपुर, नई दिल्ली। तो ये रखी गई है उज्जैन के अंदर। ठीक है, उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। ये बात भी आप याद रखें। और करंट मतलब हिस्ट्री के फैक्ट से देखा जाए तो जो शिव थे ना, जोधपुर के महाराजा थे जिनका नाम था अजीत सिंह, और अजीत सिंह के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था दुर्गादास। ठीक है, तो दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी बनी हुई है वो भी शिप्रा नदी के किनारे बनी हुई है। तो उज्जैन के इनका ये याद रखना। फिर हमने ही आज सुबह ही पढ़ा था एक कि जो जयपुर के महाराजा थे जिनका नाम था स्वाई जय सिंह। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आप याद रखना। ऐसे मत बोल देना कि करंट के साथ में आप ये फैक्ट मत पढ़ाओ। स्वयं सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिनमें सौर वेधशाला है। वो कौन कौन सी थी? तो वो उज्जैन बना मधुर वाला ये ट्रिक भी थी, मैंने बताई थी आपको। उज्जैन बना मधुर, तो उज्जैन से उन्हें उज्जैन आ जाएगा, बनारस बना से बनारस, और मधुर से मथुर आ जाएगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। तो भारत का जो पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है ये कौन सा है? आइए आपको बताना है। तो ये है विक्रम एस। ठीक है, कौन सा है? विक्रम एस है, भारत का पहला निजी रॉकेट है। ये स्काई रूट कंपनी का है, आप इसका नाम याद रखना। स्काई रूट जो कंपनी है, स्काई रूट कंपनी का ये क्या है? रॉकेट है, तो इसको भी याद रखें। और एक आता है NSIL जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2019 के अंदर की गई थी। 15 अगस्त 2019 को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ये इसरो की ही एक शाखा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये पर्सन विक्रम जो एस वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि भारत का जो पहला निजी रॉकेट है, निजी तौर पर विकसित रॉकेट है, वो कौन सा है? विक्रम एस है। और इसकी जो कंपनी है उसका नाम याद रखना, स्काई रूट कंपनी है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? तो 32वां जो बिहारी पुरस्कार है ये किसे दिया गया था? कुछ पुरस्कार आते हैं जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं, जिनमें नंबर 1 पर जो पुरस्कार आते हैं उसमें आता है व्यास सम्मान, फिर आ जाता है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, और आ जाता है बिहारी पुरस्कार। और बिहारी पुरस्कार राजस्थान के ही लेखकों को दिया जाता है। तो जो 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार है ये आपको याद रखना है कि जो 32वां बिहारी पुरस्कार ये दिया गया है माधव हाड़ा को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, माधव हाड़ा को दिया गया है। 31वां पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर मधु कांकरिया को, डॉक्टर मधु कांकरिया को। और अगर आपको पता हो तो विजय वर्मा को दिया गया था 2021 का
डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था 2021 का। लेकिन अभी 2022 का जो डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है हमारे जयपुर के ही हैं, जिनका नाम है दिलीप जी भट्ट। ठीक है, क्या नाम है? दिलीप जी भट्ट। और एक है अहमदाबाद के, जिनका नाम है भगवान दास पटेल। ठीक है, ये याद रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के मेरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला कौन है? तो अमेरिका का एक जो मेरीलैंड स्टेट है, उसकी गवर्नर बनने वाली पहली महिला प्रवासी कौन सी बनी है? तो ये बताना है आपको। अरुणा मिलर, विनीता गुप्ता, शीला मूर्ति, जेफ रोसमी। तो ये अमेरिका की मेरीलैंड की जो गवर्नर बनी है वो बनी है अरुणा मिलर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अखिल जो भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रमेश केजरीवाल को, पंकज सिंह को, शशि सिंह को, या रमेश डोगियाल को। तो अखिल भारतीय रबड़ उद्योग जो संघ का अध्यक्ष है, ये रमेश केजरीवाल को ही चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? तो स्टेच्यू ऑफ जो प्रॉस्पेरिटी, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो वो किया है बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है। बेंगलुरु के अंदर ही इसरो की जो मुख्यालय है, इसरो, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। जो डॉक्टर समीर वी कामत इसरो के वर्तमान में क्या है? डॉक्टर समीर वी कामत वर्तमान में इसरो के क्या है? चीफ है। ठीक है, तो इनका नाम भी आप याद रखना, डॉक्टर समीर वी कामत का। फिर अब मैं कुछ आपको स्टेच्यू बता देता हूँ। जैसे कि स्टेच्यू ऑफ, एक आ जाती है स्टेच्यू ऑफ पीस, कहाँ पर है? तो स्टेच्यू ऑफ जो पीस है, स्टेच्यू ऑफ जो पीस है, ये कहाँ पर है? ये है जेतपुरा पाली के अंदर। जेतपुरा पाली जो राजस्थान में है, जेतपुरा पाली के अंदर है स्टेच्यू ऑफ पीस। ठीक है, एक तो स्टेच्यू आप ये याद रखना। फिर नंबर 2 पर आती है, जो आती है वो आती है स्टेच्यू ऑफ नॉलेज। कौन सी आ जाती है? स्टेच्यू ऑफ नॉलेज। तो स्टेच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है? तो स्टेच्यू ऑफ जो नॉलेज कैसे आता है? लात पढ़ने से नॉलेज आता है ना, तो उसी में याद रखना लातुर। लातुर कहाँ पर है? लातुर है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो लात पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है, तो स्टेच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है? लातुर महाराष्ट्र में है। फिर एक आती है स्टेच्यू ऑफ, क्या आता है? स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी। तो स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ पर है? याद रखना, मैंने क्या बोला है? इक्वेलिटी बोला है। ठीक है, नहीं कि यूनिटी थी। स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी, इक्वेलिटी ये वाला कहाँ पर है? तो इक्वेलिटी वाला है तो आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी। फिर एक स्टेच्यू आती है, उसका नाम है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। कौन सी आती है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो स्टेच्यू ऑफ जो यूनिटी है, ये है केलवाड़ा, गुजरात के अंदर। ठीक है, तो इस जगह का नाम भी आप याद रखना, केलवाड़ा गुजरात के अंदर है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये मैंने आपको 4 स्टेच्यू बताई है जो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इनको याद रखना। और ये कि याद रखना कि यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यूनिटी डे। ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रति वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, या फिर 15 नवंबर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जो जनसंख्या दिवस है, ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको 14 नवंबर से रिलेटेड कुछ चीज़ बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर बनाया जाता है ये बाल दिवस, तो ठीक है, बाल दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है राजस्थान का, तो उसमें एक योजना आती है जिसका नाम है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी योजना, इसके योजना का नाम आता है महात्मा गांधी। ठीक है, आदर्श ग्राम योजना। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना एक योजना है जो राजस्थान सरकार की ही योजना है। 27 नवंबर 2019 को ये योजना स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 27 नवंबर 2019 को। और इस योजना में ये कहा गया था कि जिन भी गाँवों को आदर्श गांव बनाया जाएगा, उसमें प्रत्येक गांव में 14 नवंबर को उक्त मेरा गांव मेरा गौरव दिवस मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप 14 तारीख को याद रखना। ठीक है, मेरा गांव मेरा गौरव दिवस मनाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जैविक डाटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारतीय जो जैविक डेटा केंद्र है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया था
फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर किया गया था? फरीदाबाद के अंदर किया गया था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्री भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनाएगी? रिलायंस जो जियो वाली है, ठीक है, जियो रिलायंस अंबानी वाली, ये भारत का जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, ये कहाँ पर बनाएगी? बीकानेर के अंदर, दिल्ली के अंदर, या फरीदाबाद के अंदर, या फिर चेन्नई के अंदर? तो ये जो है ये बनाएगी चेन्नई के अंदर, ठीक है, चेन्नई के अंदर बनाएगी अपना पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, ठीक है। और लॉजिस्टिक पार्क के बारे में मैंने खूब पढ़ा है, जैसे मैंने बता भी दिया आपको पर्यावरण पार्क, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पर्यावरण पार्क जैसे पाली के अंदर है, ये याद रखना। पर्यावरण पार्क के अलावा आप एक तो ये जो कोटा के अंदर है ना, यातायात प्रशिक्षण पार्क, ये याद रखना, ठीक है, यातायात प्रशिक्षण पार्क। फिर मैंने कल भी बताया था आपको कि जो डेजर्ट थीम पार्क है, ये जैसलमेर के अंदर है, जयपुर में नहीं है। जयपुर वाला डेजर्ट पार्क है जो किशन बाग जयपुर के अंदर है। तो डेजर्ट थीम पार्क कहाँ पर है? ये है जैसलमेर में। और डेजर्ट पार्क कहाँ पर है? तो किशन बाग जयपुर में। फिर एक आता है स्किन बैंक, कहाँ पर है? तो स्किन स्किन तो सही जयपुर में ही की जा सकती है, तो स्किन बैंक जयपुर के अंदर है। और एक आता है बोन बैंक, तो बोन बोन बैंक हड्डियाँ कोटा, ठीक है। तो बोन बैंक कहाँ पर है? बोन बैंक कोटा के अंदर है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? जो आसियान एक देशों का समूह है, उन देशों में किस देश ने, मतलब किस देश को आप सैद्धांतिक रूप से अपने 11वें जो सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सहमति व्यक्त की है? तो ये जो देश आ जाएगा वो आ जाएगा तिमोर लेस्ते, ठीक है। कौन सा आ जाएगा? तिमोर लेस्ते आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया? 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार है ये 2022 दिया गया? तो ये दिया गया था अंचिता शरथ कमल को। ये एक भारत के खिलाड़ी है अंचिता शरथ कमल को, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया था। याद रखना इस खेल पुरस्कार का पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बाद में इसका नाम चेंज करके ये कर दिया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रख्यात विद्वान आर एल कश्यप का निधन हो गया, वे थे? प्रख्यात जो विद्वान है ये आर एल कश्यप थे, इनका निधन हो गया है, तो वे कौन थे? वो लेखक थे या खिलाड़ी थे, राजनेता थे, अभिनेता थे? वो थे राजनेता थे, ठीक है। क्या थे वो? राजनेता थे, प्रख्यात विद्वान आर एल कश्यप। देखिए इनसे निधन वालों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने वो पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी देख लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। वन के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नवंबर 2022 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस मिशन 1 लॉन्च किया है? 16 नवंबर 2022 को ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने आर्टेमिस मिशन 1 लॉन्च किया है? और ये है अमेरिका, ठीक है। कौन सी है? अमेरिका, जिसकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा है। लेकिन एक फैक्ट ये याद रखना कि नासा की स्थापना और जो डीआरडीओ की स्थापना है, ये दोनों एक ही दिन को, एक ही तारीख को हुई थी, 15 अगस्त 1956 को, 15 अगस्त 1958 को। तो ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर बना हुआ है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? सत्यजीत रे है, ये लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड एक से प्रदान किया गया था, ये किया गया था कार्लोस सोरा को, ठीक है। किसे दिया गया था? कार्लोस सोरा को ये पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वही आ गया सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है ये 2022 किसे प्रदान किया गया था? तो ये कार्लोस सोरा को प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नवंबर 2022 को किसे मेटा इंडिया है, मीटा नहीं है यहाँ पर, मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और किस तारीख को किया गया था? तो 17 नवंबर को किया गया था। मेटा इंडिया का जो अध्यक्ष है एक से नियुक्त किया गया था, ये किया गया था संध्या देवनाथन को। किसे नियुक्त किया गया? संध्या देवनाथन को ये नियुक्त किया था, ठीक है, मेटा इंडिया का अध्यक्ष। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस जो महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं अभिनव सिंह। ठीक है, कौन बने हैं? अभिनव सिंह। ऑप्शन ए इनका नाम याद रखना, अभिनव सिंह ये बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैम्ब्रिज डिक्शनरी किस शब्द को वर्ड ऑफ ईयर द 2022 के लिए चुना है? जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, किस शब्द को वर्ड ऑफ ईयर द 2022 चुना है? तो ये चुना है इसने होमर को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। होमर को उसने क्या चुना? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 है ये होमर शब्द को चुना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नवंबर 2022 को किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया है? तो 17 नवंबर 2022 से इसे किसे पश्चिम बंगाल का 22वां जो राज्यपाल नियुक्त किया है, ये क्या है? सीवी आनंद बोस को। किसे नियुक्त किया है? सीवी आनंद बोस को नियुक्त किया है। फिर हमने बात करते हैं जगदीप धनखड़ साहब पे। ये राजस्थान के ही है, राजस्थान के झुंझुनू जिला का एक गाँव पड़ता है कीठाना गाँव। इनसे एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अभी हुआ था। झुंझुनू के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कीठाना गांव। कीठाना गांव के ये निवासी है। कीठाना गांव के क्या है? ये निवासी है। और ये जो सीवी आनंद बोस है, इनसे पहले ये पश्चिम बंगाल के अंदर क्या थे? गवर्नर थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर क्या थे? गवर्नर थे। और अभी इनको भारत के 14वें उपराष्ट्रपति या फिर बोल सकते हो 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, कब की थी? 13 अगस्त को इन्होंने शपथ ली थी। तो अगस्त के अंदर ही याद रखना, क्योंकि जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर अगस्त का ही मतलब ये मामला था, उसमें 11 अगस्त लिखा हुआ था और जो राइट था वो 14 अगस्त था। तो इस बात को भी आप याद रखना। ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया राजस्थान की जो विधानसभा है इसमें विपक्ष के नेता थे। विपक्ष के नेता थे। अभी हाल ही में इनको असम के 31वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया है। किस राज्य के राज्यपाल के रूप में? असम के। और कौन से क्रम के? 31वें क्रम के जो राज्यपाल है उनके बारे में इनको नियुक्त कर दिया है। सीपी जोशी साहब ये विधानसभा चुनाव में 1 वोटों से हारने वाले ये प्रत्याशी हैं। और वर्तमान में राजस्थान जो विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है? सीपी जोशी साहब है। ठीक है, कौन है? सीपी जोशी साहब है। तो ये इनका नाम आप याद रखिएगा। फिर मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि रालसा और नालसा के बारे में बता देता हूँ। मैं सोच रहा था कि उसके लिए अलग से वीडियो लाई जाए, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं मिला। मैं आपको साथ में बता देता हूँ रालसा और नालसा, क्योंकि इससे लास्ट एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे, तो हो सकता है इसमें भी क्वेश्चन आ जाए रालसा और नालसा से। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा नालसा के बारे में देख लेते हैं पहले। नालसा जो नेशनल विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है या फिर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। नालसा जिसकी स्थापना 1987 के अंदर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत 9 नवंबर 1995 के अंदर की गई थी। किसकी स्थापना? नालसा की स्थापना। इसीलिए 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस या फिर जो लीगल डे है वो मनाया जाता है। विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। और ये जो नालसा जो अधिनियम है ये 1995 के अंदर लागू हुआ था और आया कब था? 1987 के अंदर आया था। फिर आता है कि नालसा के जो संरक्षक होते हैं, संरक्षक कौन होते हैं? संरक्षक होते हैं सीजीआई। सीजीआई बोलो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके क्या होते हैं? संरक्षक होते हैं। और इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं वो भी नियुक्त किए जाते हैं। तो वर्तमान में अगर इसका संरक्षक पूछे नालसा का तो कौन है? वो हो जाएंगे हमारे जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, उनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़, अगर आपको पता हो तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में इनके पिता वाई चंद्रचूड़ भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं 16वें क्रम के, और जिन्होंने आज तक का सर्वाधिक मुख्य न्यायाधीश रहने का रिकॉर्ड बनाया था, यानी 7 वर्ष ये मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ठीक है, तो ये नालसा के बारे में याद रखना। फिर एक आता है इनके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में एस के कौल नाम के एक जो न्यायाधीश है हमारे श्रीमान एस के कौल, या फिर इनका पूरा नाम आ जाता है संजय किशन कौल। तो संजय किशन कौल जी का नाम याद रखना। ये हमारे जो नालसा है, नालसा के कार्यकारी वर्तमान में अध्यक्ष है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके वापस देख लेना, इनसे एग्जाम के अंदर पक्का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का
दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर जो ओलंपिक खेल है, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ था? अगर आप यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ढंग से देखते हो तो पूर्वोत्तर में देखते ही आप राजस्थान को काट सकते हो, ठीक है। पीछे ऑप्शन बचते हैं 3। तो पूर्वोत्तर जो ओलंपिक खेलों का जो दूसरा संस्करण है ये किस राज्य में संपन्न हुआ था? ये हुआ था मेघालय के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नवंबर को 19 नवंबर 2022 को किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 19 नवंबर 2022 को किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? ये किसे किया गया था? तिब्बती दलाई लामा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मलाला यूसुफजई। तो ये प्रदान किया गया था तिब्बती दलाई लामा को गांधी मंडेला फाउंडेशन की तरफ से शांति पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नवंबर 2022 को किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो 19 नवंबर 2022 को जो निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था वो किया गया था अरुण गोयल को। अगर आपने अभी हाल ही में करंट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो भारत के सीजीआई हैं, सीजीआई यानी सीजीआई, उनकी उन्होंने एक संविधान पीठ का गठन किया था, ठीक है। और संविधान पीठ कम से कम 5 न्यायाधीशों की होगी, ये भी संविधान के अंदर लिखा हुआ है। ये किस लिए गठित की गई थी? क्योंकि जो अभी अरुण गोयल जी हैं इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया था चुनाव आयोग के अंदर, और जो खूब चर्चाओं का विषय था। बाद में कई सारे संगठन है उन्होंने पीएल भी लगाई थी, तो इन्हीं का ये विवाद स्वरूप आया था कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को जो नियुक्ति है ये सरकार अपनी मर्जी से करती है। इसीलिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनकी जो नियुक्ति में प्रक्रिया को चेंज कर दिया गया है। चेंज में ये किया गया है कि अगर आप भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करते हो तो आपको प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द पीपल हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, लोकसभा में क्या हो जाएंगे? विपक्ष के नेता। और सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन तीनों से क्या करना है? इन प्रधानमंत्री इन दोनों से परामर्श करेंगे। परामर्श करने के पश्चात में ये राष्ट्रपति को क्या देंगे? सलाह देंगे। तो ये अब इनकी नियुक्ति प्रक्रिया में अपनाई जाएगा। और ये सब तब तक किया जाएगा जब तक संसद इस मामले के लिए कोई कानून नया बना दे, ऐसा अभी निर्णय में कहा गया था, ठीक है। 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ बैठी थी, उसने ये ऐसा निर्णय दिया था, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? यानी कौन सा था? पहले तो क्रम का याद रखना है। 53वें इंटरनेशनल है फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो ये चुना गया है चिरंजीवी को, ठीक है। किसे चुना गया है? चिरंजीवी को चुना गया है। इनका नाम आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नवंबर 2022 को किसे पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? यानी जो पूर्वोत्तर भारत का जो पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है सिल्वर के अंदर, ठीक है। ये जगह पड़ती है सिल्वर के अंदर, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। गुवाहाटी, असम और आइजोल। आप कमेंट में बताने ये तीनों किसकी राजधानी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नवंबर 2022 को 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 25 और 26 नवंबर 2022 को 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो आयोजन है ये हम जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था। आपको पता होगा 8 यूटीज़ है, 28 स्टेट्स है, ठीक है। और उसमें एक जम्मू एंड कश्मीर भी है और एक लद्दाख भी है। जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा है, ठीक है, हालांकि अभी तक वो इसका क्या नहीं है, इन्होंने अभी तक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था क्योंकि उस टाइम में ये थे ही नहीं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने या फिर किस केंद्र शासित की विधानसभा ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था 2000 जो अभी 22 केंद्र हुए थे उनमें, तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा हो जाएगी क्योंकि विधानसभा गठन बाद में किया गया था। तो ये बात भी आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घर वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जो घर वेब पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने, अनुसूचित जाति आयोग ने।
तो ये किसने लॉन्च किया है घर वेब पोर्टल? घर जो वेब पोर्टल है ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी किया गया है, अर्थात ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा किस राज्य ने पेश किया है? जो भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा है ये किस राज्य ने पेश किया है? तो ये किया है तमिलनाडु राज्य ने पेश। ठीक है, किसने किया है? तमिलनाडु राज्य ने ये पेश किया है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। केरल के अंदर मैंने आपको बताया था अभी पीछे ही कि केरल का जो कोलम जिला है, कौन सा जिला? कोलम जिला, ये संविधान साक्षर जिला बन गया है। केरल की साक्षरता ये भारत के अंदर सर्वाधिक है और केरल का जो लिंगानुपात है ये भी सर्वाधिक है। ठीक है, लिंगानुपात भी आप याद रखना कि केरल का सर्वाधिक है। फिर आता है राजस्थान। राजस्थान के अंदर मैंने आपको स्टेच्यू बता ही दी है कि स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है? तो जो स्टेच्यू ऑफ पीस है ये जेतपुरा पाली के अंदर पड़ती है। स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ पर पड़ती है? जेतपुरा पाली के अंदर है। और फिर हमने एक बताया था मैंने आपको स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, कौन सा बताया था? स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, ये कहाँ पर है? ये है लातूर महाराष्ट्र में। फिर एक बताया था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, कौन सी बताई थी? यूनिटी। तो यूनिटी के लिए किसने काम किया था? यूनिटी के लिए किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी गुजरात के अंदर है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, फिर आता है स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी, कौन सा आता है? स्टेच्यू ऑफ जो इक्वेलिटी है ये कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर है स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी। चार मैंने आपको स्टेच्यूज बता दिए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, आपके एग्जाम के अंदर ये पूछी जा सकती है, करंट में ही है ये स्टेच्यू ऑफ। फिर हमने अभी इतनी बार ही पढ़ा था स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, कौन सी पढ़ा था? स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो ये कहाँ पर है? ये बेंगलुरु के अंदर है, जिसका अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अनावरण किया गया था। आई होप ये स्टेच्यूज आपकी क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम उल वह 2022 आयोजन किया गया? यानी भारत और किस देश के बीच में ये नसीम उल वह आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था ओमान और भारत के बीच में। ठीक है, ओमान और भारत के बीच में। मैंने आपको कई बार पढ़ा भी दिए हैं, फिर एक बार और बता देता हूँ कि जो वरुण युद्ध अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में होता है वरुण युद्ध अभ्यास। ठीक है, फिर दूसरा जो आता है वो कौन सा आता है? वरुण हमने एक पढ़ लिया है धर्म गार्जियन। जो धर्म गार्जियन ये युद्ध अभ्यास होता है, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास होता है, ये भारत और जापान के बीच में होता है। कौन कौन से देशों के बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में हो जाता है वरुण धर्म गार्जियन। फिर एक आता है हमने अभी पढ़ा था पीछे ही साइक्लोन, जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में होता है। किसके बीच में? भारत और मिस्र की जो सेनाओं के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है वो साइक्लोन कहलाता है। 4 नंबर फिर हमने पढ़ा था सूर्यकिरण। सूर्यकिरण जो युद्ध अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच में होता है? तो सूर्यकिरण जो युद्ध अभ्यास है ये भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल के बीच में होता है। अभी मैंने करंट में ही बताया था कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्पचंद्र कमल इनका नाम है, पुष्पचंद्र नाम है। ठीक है, तो ये बात भी आप ये से याद रखना। एक याद रखना, सुरक्षा मंथन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो सुरक्षा जो मंथन है इसका आयोजन जोधपुर के अंदर किया गया था। कहाँ पर किया गया था सुरक्षा मंथन का आयोजन? तो सुरक्षा मंथन का जो आयोजन है ये जोधपुर के अंदर किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा मंथन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जोधपुर में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कामेंग जो जल विद्युत परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है? तो कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर मैंने कई चीज़ पढ़ ली है, जैसे हमने एक पढ़ा था सियोम पुल। ठीक है, कौन सा पुल? सियोम पुल। सियोम पुल किस राज्य में स्थित है? तो सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये भी सियोम नदी के अंदर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? सियोम नदी पर बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री हमारे जो है उन्होंने किया था, राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, सियोम पुल का। फिर एक चीज़ आती है, हमने आज सुबह ही करंट में पढ़ा था श्योक पुल। ठीक है, कौन सा पुल? ये तो है सियोम पुल और ये है श्योक पुल। तो श्योक पुल का उद्घाटन भी किसके द्वारा किया गया? श्योक पुल का उद्घाटन भी हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उनके द्वारा किया गया था। लेकिन कहाँ पर किया गया था? तो हमारी जो नवीनतम यूटी है लद्दाख के अंदर, इसका क्या किया गया था? श्योक पुल का उद्घाटन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम अच्छे से याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व के पहले पेरा एस्ट्रोनॉट नाम की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? विश्व के जो पहले
पैरा एस्ट्रोनॉट नाम की घोषणा ये किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? तो ये की है एसा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है एसा, ऐसे आप शॉर्ट में बोल सकते हो एसा। एसा का जो फुल फॉर्म है ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो यूरोपियन देशों की है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगा। इसने ही पैरास्ट्रोन नाम की घोषणा की है, आप इसको याद रखने। जाक्सा है जो जापान की स्पेस एजेंसी है, जापान की क्या ये स्पेस एजेंसी है जाक्सा। फिर आता है इसरो, इसरो आ जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारत की एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी। और नासा है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तबीयत अभी तक सही नहीं हुई है, सॉरी अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो उसके लिए। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भारतीय जो ओलंपिक संघ है इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? सॉरी सॉरी, ठीक है चलते हैं। भारतीय जो ओलंपिक संघ का अध्यक्ष है ये किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पीटी उषा को, ठीक है। किसे बनाया गया है? पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नवंबर 2022 को कहाँ पर सर्वे वेसल्स परियोजना का जहाज इक्षक, कौन सा है? इक्षक है, लॉन्च किया गया? किसका? पहली बात तो ये देखिए, सर्वे वेसल्स परियोजना का जो जहाज है इसका नाम है इक्षक। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया था? पटना, चेन्नई, मुंबई या जयपुर? तो जो इक्षक है ये लॉन्च किया गया था चेन्नई के अंदर, ठीक है। कहाँ पर लॉन्च किया गया था? चेन्नई के अंदर लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको नालसा पीछे पढ़ा चुका हूँ, मैं एक बार यहाँ पर रालसा बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपका रालसा भी क्लियर हो जाए और ये आपके एग्जाम के अंदर से क्वेश्चन भी पक्का आएगा। रालसा है वही है कि ये राज्यों को जो गरीब है उनको न्याय दिलाने के लिए काम करता है। रालसा के द्वारा पीछे एक ऐप जो लाया गया था इसका नाम था न्याय रो साथी। क्या नाम था ऐप का? न्याय रो साथी। और ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था सेकेंड ग्रेड एग्जाम के अंदर कि रालसा द्वारा हाल ही में विकसित ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम है न्याय रो साथी, ठीक है। रालसा ये वही है जैसे कि नालसा का एक कार्यकारी मतलब छोटा जो पार्ट है राज्यों के अंदर है नालसा, अलग अलग स्टेट की है, जैसे रालसा होगी, मालसा होगी, अलग अलग राज्यों के नाम से बनाई गई है। रालसा का फुल फॉर्म वही है राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जोधपुर के अंदर है। रालसा का मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 7 जुलाई 1998 को, ठीक है। 7 जुलाई 1998 को इसकी स्थापना की गई थी, ये याद रखें। फिर आता है कि रालसा के जो अध्यक्ष होते हैं, रालसा के अध्यक्ष ये भी एक अध्यक्ष जो न्यायाधीश होते हैं, और इसके जो संरक्षक होते हैं वो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो वर्तमान में जो इनके इसके संरक्षक है वो कौन है? वो है हमारे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्रीमान जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ठीक है। मनिंद्र मोहन जो श्रीवास्तव है ये वर्तमान में हमारे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट है, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है और ये रालसा के संरक्षक भी है। और इसके जो अध्यक्ष है रालसा के वो कौन है? तो वो है प्रमिल कुमार माथुर, श्रीमान प्रमिल कुमार माथुर। ये क्या है? वर्तमान में रालसा के जो अध्यक्ष है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये रालसा और नालसा आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट एग्जाम के अंदर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आई होप इस एग्जाम के अंदर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएं तो इनको भी आप अच्छे से क्लियर कर लेना। और न्यायरो जो साथी ऐप है इसके बारे में भी आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि इससे सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि न्यायरो जो साथी ऐप है ये किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया था? तो उसमें ऑप्शन भी था रालसा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नवंबर 2022 को किस राज्य में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? 29 नवंबर 2022 को किस राज्य में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी? तो राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मणिपुर? ये जो रखी गई थी ये रखी गई थी त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। त्रिपुरा के अंदर इसकी आधारशिला रखी गई थी, किसकी? धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की ये रखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। और पीछे हमने पढ़ा था कि गांधी नेल्सन मंडेला फाउंडेशन द्वारा, गांधी जो नेल्सन मंडेला फाउंडेशन द्वारा जो शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है वो किसे प्रदान किया गया है? वो दिया गया था कार्लोस एरा को।
उस उनके बारे में भी आप याद रखना और ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नवंबर 2022 को किस राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है, ठीक है। गंगा जल जो आपूर्ति योजना का लोकार्पण किस राज्य ने किया है 27 नवंबर 2022 को? तो राजस्थान, बिहार, मिजोरम या फिर मणिपुर। ये किया है बिहार ने, ठीक है। किसने किया है, किस राज्य ने किया है? बिहार ने किया है। गंगा जल, जो गंगा जल है, गंगा जल आपूर्ति योजना का, गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण बिहार राज्य ने किया है, ठीक है। किस राज्य ने किया है? बिहार राज्य ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नवंबर 2022 को किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता? डेविस कप टेनिस का 2022 का जो खिताब है किस देश ने जीता है, पहली बार जीता है? तो ये जीता है कनाडा ने। किसने जीता है? कनाडा ने जीता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता है। विंबलडन खिताब के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। हालांकि विंबलडन पर भी एक वीडियो बनाना था, लेकिन समय के अभाव में वो भी नहीं बना पाए। विंबलडन में है ये है कि विंबलडन या फिर जो आप बोल सकते हो इनको ग्रैंड स्लैम बोल सकते हो, कि एक साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं, आप ऐसे ट्रिक से याद रख लेना, अफवायु। कौन सा याद रख लेना? अफवायु। एफ है वायु। ऐसे होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऐसे कौन सा हो जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर फै से हो जाता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन हो जाता है, ये एक साल के अंदर 4 होते हैं। फिर वाह से हो जाता है वो जो विमल्डन ओपन, जो इंग्लैंड के अंदर रहता है विमल्डन। और वाह यू से हो जाता है यूएसए ओपन, ठीक है। तो एक साल के अंदर ये 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं। 2022 के विजेता आपको ये याद होने चाहिए, और 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, इसके विजेता भी आपको दोनों याद होने चाहिए। तो मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ, इनसे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो 2022 की बात कर लेते हैं हम। 2022 के अंदर जो यहाँ पर हम ट्रिक लिख देते हैं यहाँ पर कि अफवायु, कौन सी लिख देते हैं? अफवायु। एस से ऑस्ट्रेलिया ओपन, बै से एफ है से फ्रेंच ओपन, वा से विंबलडन ओपन, यू से यूएसए ओपन। तो 2022 के अंदर जो पुरुष एकल के जो विजेता थे, पुरुष एकल के विजेता, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं महिला एकल के विजेता। तो पुरुष एकल की जो विजेता थी वो कौन कौन थे? वो उनकी आप ट्रिक याद रखना, RRNC, RRNC, ठीक है। RRNC, ये आप इनकी ट्रिक याद रखना। आर से हो जाएगा राफेल नडाल। कौन हो जाएंगे? राफेल नडाल हो जाएंगे आर से, ठीक है। राफेल जो नडाल है वो हो जाएंगे। एन से हो जाएंगे निक कार्लोस, ठीक है। नोवाक जोकोविच, सॉरी। एन से हो जाएंगे नोवाक जोकोविच, और सी से हो जाएंगे कार्लोस, ठीक है। कार्लोस अल्कारेज है, ये हो जाएंगे। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता था? राफेल नडाल ने। फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता? राफेल नडाल ने। जो विंबलडन ओपन 2022 ये किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। और यूएसए ओपन 2023-22 जो किसने जीता था? ये जीता था कार्लोस अल्कारेज ने। तो ये पुरुष से संबंधित है, इनके जगह भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे राफेल नडाल सर्बिया के हैं, ठीक है। अब महिला एकल विजेताओं की बात कर लेते हैं हम। महिला एकल जो विजेता हैं उनकी बात कर लेते हैं। महिला एकल विजेताओं में आप ध्यान रखना, एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महिला एकल विजेताओं में, महिला एकल विजेताओं में एक ट्रिक बता देता हूँ, ये भी आप याद रखना, ठीक है। एयर इंडिया की ट्रिक है, एयर इंडिया। एयर इंडिया की आप ट्रिक याद रखना, एयर इंडिया। ए से ईगा स्वेतिक आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। ए से एस ले बार्टी आती है, सॉरी, ए से आ जाती है एस ले बार्टी। ई से आ जाती है ईगा स्वेतिक, ईगा स्वेतिक। आर से आ जाती है आर रिबाकिना। कौन आ जाती है? आर रिबाकिना। और फिर ई से आ जाती है ईगा स्वेतिक। तो ये वही क्रम है, इनको याद रखना। एफ वायु याद रखना, क्या रखना? एफ वायु। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता? तो ईगा स्वेतिक ने जीता था। और फ्रेंच ओपन किसने जीता? तो ये ईगा स्वेतिक ने जीता था। और जो वायु, वाह के बाद में विंबलडन आ जाता है, तो विंबलडन किसने जीता? आर रिबाकिना ने। और यू यानी यूएसए ओपन किसने जीता था? तो ईगा स्वेतिक ने जीता था। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। 2023 के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ये किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और महिला में किसने जीता है? तो आर सबलेका ने या फिर ए सबलेका ने 2022-23 का जो महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 है वो जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा किस राज्य ने की है? भारत की जो पहली है ना एकीकृत रॉकेट सुविधा विकसित किए जाने, स्थापित किए जाने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये राज्य है तेलंगाना। कौन सा है?
तेलंगाना है, ठीक है, जो भारत का 29वां राज्य बना था 2014 को, ठीक है, 2 जून 2014 को ये राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। इसकी जो राजधानी है वो हैदराबाद है, ठीक है। और इसी के गठन के बाद में भारत का जो 25वां हाईकोर्ट बना था वो बना था अमरावती वाला। कौन सा बना था? अमरावती वाला, क्योंकि अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बना दी गई थी, इसलिए जो 25वां जो हाईकोर्ट बना था वो था अमरावती वाला। हाईकोर्ट्स के बारे में इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि हाईकोर्ट का एग्जाम है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 2 या 3 मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कोविड-19 के बाद में एक कई दिन अच्छी सी जो बीमारी चली थी, अच्छी तो क्या वैसे मतलब खूब चर्चा में रहने वाली मंकी पॉक्स थी, ठीक है। ये भी एक पेपिलोमा वायरस होता था, उससे मिलता जुलता वायरस था ये। तो मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? एम गामा, एम पॉक्स, मंकी डेल्टा या फिर मंकी बीटा, ये किया गया है एमपॉक्स, ठीक है। क्या कर दिया है? एमपॉक्स इसने नाम किया है डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है, और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। मैंने आपसे राजस्थान के अंदर एक स्कीम भी इसको आप इससे रिलेटेड याद करवाई है, उसका नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। क्या नाम है इसका? नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, तो जांच किसकी की जाती है? स्वास्थ्य की। तो ये बात याद रखना कि 7 अप्रैल 2013 को 7 अप्रैल 2013 को ये योजना स्टार्ट हुई थी। कौन सी? मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना वाली। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोना लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये स्थित है। मोना लोआ जो ज्वालामुखी है इसमें विस्फोट हुआ है, ये किस जिले में स्थित है? ये किस देश में स्थित है? सॉरी, जापान में, अमेरिका में, चीन में और बांग्लादेश में। तो ये है, ये अभी मतलब जो मोना लोआ ज्वालामुखी है ये अमेरिका में स्थित है, ठीक है, यूएसए में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। अभी हाल ही में जो खूब चर्चा में रहे हैं उन देशों के आप प्रधानमंत्रियों के नाम और जो विदेश मंत्रियों के नाम याद रखना, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था कि अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति चुनी गई थी उसके मंत्रिमंडल में भारतीय कौन थे जिनकी नियुक्ति हुई थी। एक तो ये प्रश्न पूछा गया था और एक किसी देश के राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया था। तो वर्तमान में आप ये याद रखना कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन खूब चर्चा में है और इससे इनके जो राष्ट्रपति का नाम है वो सीटी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की है, ठीक है, जेलेंस्की है, व्लादिमीर जेलेंस्की है इनका नाम, याद रखना। फिर आ जाता है रशिया। रशिया के जो राष्ट्रपति है इनका नाम याद रखना आप, इनका पुतिन है, ठीक है, आप सीधा पुतिन याद रख लेना। फिर आ जाता है अमेरिका। अमेरिका की जो राष्ट्रपति का नाम जोई बाइडेन है, ठीक है। और जो चीन का जो तानाशाह शासक है उनका नाम क्या है? शी जिनपिंग है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। और जो एग्जाम हुआ था सीईटी वाला, उसी के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि जो शेख हसीना है ये राजस्थान आई थी अजमेर, ठीक है, राजस्थान आई थी अजमेर। शेख हसीना कहाँ पर आई थी? राजस्थान में अजमेर आई थी ख्वाजा साहब की मतलब आराधना करने के लिए, ठीक है। और अभी हमने हाल ही में पढ़ा था कि ख्वाजा साहब का 811वां उर्स स्टार्ट हुआ था। तो ये हमने कंप्लीट इसके बारे में देख लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरियम वेबमस्टर ने किस वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? यानी मरियम वेस्टर ने किस वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर, किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? लगाचर्स, गैस लाइटिंग, एमटीआर या कोडिफोई। तो ये किसे घोषित किया है? इन्होंने किया है गैस लाइटिंग को, ठीक है, गैस लाइटिंग को इन्होंने ही घोषित किया है मरियम वेबस्टर ने, ठीक है। ये आप याद रखना। हमने बहुत ऐसे पढ़ लिए हैं, लगभग 6 या 7 जो ये वर्ड पढ़े हैं कि वर्ड 2022 या 2023 किस शब्द को दिया गया है, कौन सी डिक्शनरी के द्वारा दिया गया है। तो आप इनको एक जगह लिख लें या फिर इनको एक जगह जो भी दिए हैं उनको स्क्रीनशॉट ले लें एक साथ में। और हमने ये सभी भी पीछे वाली वीडियो में कवर किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 का आयोजन किया गया था? हरिमो शक्ति 2022 का जो आयोजन है ये भारत और किस देश के बीच में किया गया था? तो ये किया गया था जापान, चीन, मालदीव या फिर मलेशिया। तो ये हरिमो जो शक्ति 2022 का आयोजन है ये मलेशिया के अंदर किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
आप अभ्यास तो याद रखना, वरुण तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक सुरक्षा मंथन, जो सुरक्षा मंथन वाला तो एग्जाम के अंदर 3-4 बार क्वेश्चन अभी आ चुका है, ठीक है। और ये भारत की ही तीनों सेनाओं के बीच में था, ये बात इंपॉर्टेंट है। जो भारत है, भारत की ही तीनों सेनाओं के बीच में था, तो भारत की तीनों सेनाओं के बीच में कौन सा था, ये सुरक्षा मंथन था, तीनों सेनाओं के बीच में था, ठीक है। भारत की तीनों सेनाओं के बीच में ही था ये कौन सा, सुरक्षा मंथन वाला। वरुण जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच में होता ही है, मैंने बहुत बार आपको ये बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2022 में से किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेव कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेव कार्यक्रम शुरू किस जिले में किया गया है, तो ये अलवर में किया गया है। अलवर के बारे में आप खूब जानकारी है जिनको आप याद रखना है। सबसे पहले नंबर 1 पर बात यह थी कि अलवर के जिला कलेक्टर है जिनका नाम है जितेंद्र सोनी, ठीक है। क्या नाम है, जितेंद्र सोनी अलवर के जिला कलेक्टर है। इन्हें अभी हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए, जो भी दिव्यांगजन है उनका जो सशक्तिकरण करने के लिए सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अलवर जिले को, अलवर जिले को ही दिया गया था। ये बात आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो दिव्यांगजन दिवस है ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी हमने आज सुबह वाली जो वीडियो थी करंट की उसमें पढ़ा था, दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ये बात आप क्या रखना, याद रखना। फिर हम कुछ अभियान की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभियान भी इंपॉर्टेंट है। अभियान भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे जयपुर के अंदर एक अभियान चल रहा है, चुप्पी तोड़ो श्यानी बनो अभियान। चुप्पी तोड़ो, कौन सी अभियान है, चुप्पी तोड़ो श्यानी बनो अभियान, ये जयपुर जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। फिर एक अभियान आता है जिसका नाम है माटी परियोजना। कौन सी परियोजना, माटी परियोजना, जो किस जिले में संचालित है, जो बीकानेर जिले के अंदर संचालित है, ठीक है। कौन सी परियोजना है, माटी परियोजना है, माटी परियोजना है, ठीक है। कौन सी परियोजना, माटी परियोजना। और एक अभियान आता है जिसका नाम है सजग आंगनबाड़ी अभियान। सजग आंगनबाड़ी अभियान, माटी परियोजना, ये दोनों जो अभियान है ये बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। फिर एक अभियान आता है जिसका नाम है पोषण स्वराज अभियान। कौन सा अभियान आता है, पोषण स्वराज जो अभियान है ये बांसवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया है। फिर एक अभियान आ जाता है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। कौन सा युद्ध, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान जो है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो अभियान है ये बूंदी जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया है। कौन से जिला प्रशासन द्वारा, बूंदी जिला प्रशासन द्वारा ये अभियान चलाया गया था। फिर एक अभियान आता है हमारे पास में प्रकाश, ठीक है, प्रकाश एक अभियान। तो प्रकाश जो एक अभियान है, और हमने इसको ट्रिक से भी याद किया था कि प्रकाश गांधी कहाँ के कलाकार है, नागौर के। तो आप इससे याद रख लेना, प्रकाश नागौर के अंदर, ठीक है। कहाँ पर है, प्रकाश नागौर के अंदर है। ये बूंदी वाला जो है ना, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, इसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। और इससे रिलेटेड राजस्थान के अंदर स्कीम भी चल रही है, अगर आपको पता हो तो। मुख्यमंत्री, उसका नाम क्या है, उसका नाम है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। क्या नाम है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जो कब लागू किया गया था, शुद्ध के लिए जो युद्ध अभियान ये 26 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लेब असिस्टेंट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब स्टार्ट हुआ था, 26 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुआ था। जो भी व्यक्ति मिलावटखोरों के विरुद्ध शिकायत को देता है, मतलब शिकायतों की जानकारी देता है, उसे 50,000 रुपये की इनामी राशि भी दी जा रही थी राज्य सरकार द्वारा। इसी के तहत राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, जो मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण बोर्ड का भी गठन किया जा रहा था। लेकिन एक बात ये याद रखना कि राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में मुख्य सचिव है वो उषा शर्मा है, और ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। पहली इनसे पहले अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में थी 2009 में, जिनका नाम था कुशल सिंह। क्या नाम था, कुशल सिंह। तो ये बात भी आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान उच्च शिक्षा परिषद का पुनर्गठन करते हुए किसे उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। राजस्थान जो सरकार द्वारा राजस्थान उच्च शिक्षा परिषद का पुनर्गठन करते हुए किसे उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, नरेंद्र बत्रा को, राजीव अहिर को, सुधीर राजीव को, या फिर दरियाव जी को। तो दरियाव जी को राजस्थान के अंदर क्या किया है, वापस में नियुक्त कर दिया है, उच्च शिक्षा परिषद का पुनर्गठन करते हुए इन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। कल हमने जो राजीविका के बारे में पढ़ा था वो आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि राजीविका की जो स्थापना है वो अक्टूबर 2010 में की गई थी। अक्टूबर 2010 में की गई थी राजीविका की स्थापना,
ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे सीएम साहब होते हैं। जो भी सीएम साहब है वो क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं अध्यक्ष? सीएम होते हैं। राजीविका की जो ब्रांड एम्बेसडर है वर्तमान में वो कौन है? राजीविका की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रूमा देवी, जिन्हें अभी हाल ही में और पहले तो इन्हें 2019 में दिया गया था नारी शक्ति सम्मान। कौन सा सम्मान दिया गया था? नारी शक्ति सम्मान इन्हें 2019 के अंदर दिया गया था, नारी शक्ति सम्मान। ठीक है। फिर अभी इन्हें हाल ही में ये कहाँ पर जा रही है, ये यूएसए में गई हुई है। ठीक है, जहाँ पर इनको जो 10वें वुमेन फेस्टिवल अवार्ड के अंदर इन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया था। और ये वर्तमान जो है कहाँ की है? बाड़मेर जिले की है। ठीक है, कौन से जिले की है? बाड़मेर जिले की है। इनका जिला भी आप याद रखना। जो भी हमने ब्रांड एम्बेसडर बताए हैं वो भी आप याद रखें। जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राज्य जो निर्वाचन आयोग है इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है देवेंद्र झाझड़िया। कौन है? देवेंद्र जो झाझड़िया है वो है राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर। फिर आ जाते हैं कि जो समाज कल्याण बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? समाज कल्याण जो बोर्ड है, समाज कल्याण जो बोर्ड है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? समाज कल्याण बोर्ड के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है कौन? प्रिया सिंह। कौन है? प्रिया सिंह है, जिनको अभी हाल ही में ही नियुक्त किया गया था। और ये प्रिया सिंह वही है जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता था राजस्थान के लिए। फिर आ जाता है एक नेशनल, जो हमारा नेशनल स्तर पर जो जो चुनाव आयोग है, यानी जो भारत का जो मुख्य चुनाव आयोग है या फिर निर्वाचन आयोग है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उसके जो ब्रांड एम्बेसडर ये अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी है। कौन है? अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयोग है उसके क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। यानी जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गए? पंकज त्रिपाठी हो गए। फिर आ जाता है कि राजस्थान का जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजस्थानी फाउंडेशन का राजस्थानी जो ब्रांड एम्बेसडर उनका नाम है सुशील शर्मा। क्या नाम है उनका? सुशील शर्मा। तो इनका नाम भी आप याद रखना, सुशील शर्मा का। ये हमने सभी ब्रांड एम्बेसडर क्लियर कर लिए हैं। एक ब्रांड एम्बेसडर और रह गए हैं जिनका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है वो है अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा है। तो इनको भी आप ध्यान रखें, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? राजीव गांधी जो फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी है इसको भी हमने कई बार क्लियर किया है। हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है। RS 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद में लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर ये घूम चुका है। रीट के अंदर भी आया था। तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये है जयपुर के अंदर, ये सॉरी जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी, अगर आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी फिनटेक पार्क कहाँ पर है? राजीव गांधी फिनटेक जो पार्क है, राजीव गांधी फिनटेक पार्क कहाँ पर है? तो ये है कहाँ पर? जयपुर के अंदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्क तो है जयपुर के अंदर और यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो यूनिवर्सिटी है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है यूनिवर्सिटी? जोधपुर में है। ये चीज़ें याद रखें। फिर हम मैंने आपको पीछे भी पार्क बताए थे, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, आप इनको एकदम अच्छे से क्रम से याद रख लें। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं बीकानेर के अंदर, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर कोई पार्क नहीं है। बीकानेर के अंदर एक पार्क है जिसका नाम है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क। कौन सा आ जाता है? मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पर है? ये है बीकानेर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीकानेर के अंदर है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क। फिर हम 2 नंबर जोधपुर में देखते हैं कि जोधपुर में कौन सा पार्क है। तो जोधपुर के अंदर आप एक तो यूनिवर्सिटी याद रखना, ये फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जोधपुर में ही बनी हुई है। फिर एक आता है माचिया सफारी। माचिया सफारी भी कहाँ पर है? माचिया सफारी भी जोधपुर के अंदर है। जोधपुर में ही वो था खेजड़ली हत्याकांड हुआ था। और खेजड़ली दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को प्रतिवर्ष खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इंडियन करंट अफेयर्स के साथ में ये क्यों करवा रहे हैं। ये वही चीज़ बता रहा हूँ मैं जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकती है और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फालतू का यहाँ पर कुछ भी वेस्ट मतलब बताया नहीं जा रहा है और आपका टाइम भी बहुत कीमती है, मुझे भी पता है। तो आप इनको भी याद रखें कि खेजड़ली दिवस प्रत्येक 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर हम जोधपुर के बाद में देखते हैं जैसलमेर के अंदर। तो जैसलमेर के अंदर कौन सा है? एक तो है ये कुलधरा गांव के अंदर है। ठीक है, कुलधरा गांव के अंदर पार्क बना हुआ है, ये बात भी आप याद रखें जैसलमेर के अंदर। फिर एक आ जाता है पाली के अंदर। कहाँ पर आ जाता है? पाली के अंदर। पाली के अंदर आ जाता है। पाली के अंदर कौन सा पार्क आता है? तो पाली के अंदर जो पार्क आता है उसका नाम है
पाली, पाली के अंदर कौन सा पार्क आ जाता है? पर्यावरण पार्क आ जाता है। कौन सा पार्क है? पर्यावरण पार्क है। फिर आता है स्किन बैंक, तो स्किन बैंक कहाँ पर है? स्किन बैंक है जयपुर के अंदर। कौन सी जगह पर है स्किन बैंक? जयपुर के अंदर है। फिर आता है बोन बैंक, तो बोन बैंक कहाँ पर बना हुआ है? बोन बैंक बना हुआ है कोटा के अंदर। कहाँ पर बना हुआ है बोन बैंक? कोटा के अंदर बना हुआ है बोन बैंक। फिर एक आता है बोन बैंक के बाद में आता है यातायात प्रशिक्षण पार्क। कौन सा आता है? यातायात प्रशिक्षण पार्क। ये यातायात प्रशिक्षण पार्क कहाँ पर है? ये यातायात प्रशिक्षण पार्क है कोटा के अंदर। तो ये पार्क भी आप क्या रखना, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक जो आता है मेन इंपॉर्टेंट में वो आ जाता है नेचर पार्क। कौन सा पार्क है? नेचर पार्क। तो नेचर पार्क कहाँ पर है? नेचर पार्क है चूरू के अंदर। कहाँ पर है नेचर पार्क? चूरू के अंदर है। ये मैं आपको सभी 50 के 50 जो पार्क है ना वो ही याद करा रहा हूँ, ठीक है। और ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। फिर एक आता है, फिर एक क्या चार आते हैं एग्रो फूड पार्क, जो रिक्के द्वारा इनका विकास किया गया है। एग्रो फूड पार्क कौन से पार्क है? एग्रो फूड पार्क। ये कहाँ कहाँ पर है? चार एग्रो फूड पार्क, इनकी जिक्र कर लेते हैं हम। एग्रो फूड पार्क सबसे पहले ये देखिए कि रिको द्वारा इनको विकसित किया गया है, और रिको की खुद की जो स्थापना है ये 1980 के अंदर हुई थी। एग्रो जो फूड पार्क है ये पहला है रानपुर कोटा के अंदर। कहाँ पर है? रानपुर कोटा के अंदर। दूसरा है बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर। और तीसरा जो है वो कहाँ पर है? अलवर के अंदर। और चौथा कहाँ कहाँ पर आ जाता है? चौथा आ जाता है गंगानगर के अंदर। कहाँ पर आ जाता है? चौथा गंगानगर के अंदर आ जाता है। फिर इनके अलावा एक आता है कि जो मिनी एग्रो फूड पार्क कहाँ पर है? मिनी एग्रो जो फूड पार्क है ये है निवाई टोंक के अंदर। निवाई टोंक के अंदर क्या है? मिनी एग्रो फूड पार्क है। और जो मिनी फूड पार्क है ये कहाँ पर है? मिनी फूड पार्क है बांद्रा बाड़मेर के अंदर। ये बात भी आप ध्यान रखें, बांद्रा बाड़मेर के अंदर क्या है? मिनी फूड पार्क है। तो आई होप ये सभी पार्क आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस जिले में लोक देवता अमराजी भगत का पेनोरमा बनेगा? लोक देवता अमराजी जो भगत का पेनोरमा है ये किस जिले में बनेगा? तो ये बनेगा चित्तौड़गढ़ के अंदर अमराजी भगत का पेनोरमा बनेगा, ठीक है। बीकानेर के अंदर अगर आपको पता हो तो कतरियासर पड़ता है। कतरियासर जहाँ पर जसनाती संप्रदाय द्वारा एक नृत्य किया जाता है, जिस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य, ठीक है। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। अगर आपको ये भी पता होगा फिर कि अग्नि नृत्य ये जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है, और जसनाती संप्रदाय में टोटल 36 नियम थे, ठीक है। 29 नियम किस में थे? बिश्नोइयों में थे। 36 नियम जसनाती संप्रदायों में थे, ठीक है। फिर एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि लालनाथ जी चोखनाथ जी लालनाथ जी चोखनाथ जी का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो वो उनका संप्रदाय भी कौन सा है? ये जसनाती संप्रदाय भी है, ठीक है। जसनाती संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है ये कतरियासर बीकानेर के अंदर है। फिर हम बीकानेर के ही मतलब जो भी पर्यटन स्थल है, उनके आकर्षक स्थल है, उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम के अंदर हेल्पफुल हो उसके। बीकानेर के अंदर एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है करणी माता का मंदिर। बीकानेर के अंदर नहीं है, ये बीकानेर से एक जगह पड़ती है बीकानेर में जिसका नाम है जूनागढ़, सॉरी देशनोक। कौन सी है? देशनोक। देशनोक में अंदर करणी माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। इस मंदिर के अंदर दो जो इंपॉर्टेंट है वो है कि सावन भादो कढ़ाइयाँ पड़ी हुई है। कौन सी चीज़? सावन भादो की कढ़ाइयाँ। एग्जाम के अंदर सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सावन भादो की जो कढ़ाइयाँ हैं ये किस जिले के अंदर या फिर स्थित है, किस मंदिर की स्थित है? तो वो देशनोक में करणी माता के मंदिर में स्थित है। करणी माता को बोला जाता है काबा वाली डोकरी, या फिर इसे बोला जाता है दाढ़ी वाली डोकरी। काबा वाली डोकरी या फिर दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी करणी माता को जाना जाता है। ये चारण वंश की कुलदेवी है, ठीक है। किस वंश की कुलदेवी है? चारण वंश की कुलदेवी है। और जो मारवाड़ और जो बीकानेर के राठौड़ है उनकी ये क्या है? आराध्य देवी है। कौन सी देवी है? आराध्य देवी, जिसकी आराधना की जाती है। तो करणी माता के बारे में हमने टोटल पढ़ लिया है, इसके बारे में आप करणी माता के बारे में याद रखें। फिर एक आ जाता है, फिर एक हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक दुर्ग भी बना हुआ है जिसका नाम है जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जूनागढ़ दुर्ग। ये जूनागढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। महाराजा राय सिंह ने इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, महाराजा राय सिंह ने। और महाराजा राय सिंह को ही राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। राजपुताने का कर्ण कहा किसने था इनको? तो ये कहने वाले व्यक्ति का नाम था मुंशी देवी प्रसाद जी, ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद जी ने इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा था। राजपुताने का कर्ण के बाद में कहा जाता है कलयुग का कर्ण। तो कलयुग का जो कर्ण है ये किसे कहा जाता है? राव लूणकर्ण को बोला जाता है कलयुग का कर्ण। किसे बोला जाता है? राव लूणकर्ण को।
और ये इनको किसने कहा था? इनको कहा था बिट्ठू मेहा जी ने। किसने कहा था? बिट्ठू जो मेहा है, इन्होंने ग्रंथ लिखा था एक, ठीक है, राव जेतसिरोचंद। बिट्ठू मेहा ने ग्रंथ लिखा था राव जेतसिरोचंद, उसमें इन्हें राव जो है ना कलयुग का कर्ण कहा गया है। तो आई होप ये बीकानेर के इतिहास के बारे में तो आपको एकदम सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम जयपुर के बारे में जान लेते हैं कि जयपुर की जो स्थापना है ये 18 नवंबर 1727 की हुई थी। 18 नवंबर 1727 की हुई थी। जयपुर के अंदर जयगढ़ दुर्ग है। जयपुर में ही एक संत माओजी जो थे, संत दादू दयाल, ठीक है, माओजी नहीं, सॉरी, संत दादू दयाल, यानी इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। उसकी पीठ भी बनी हुई है। कहाँ पर है? इसके अंदर है, जयपुर के अंदर। नरेना या नारायणा जयपुर के अंदर क्या है? नरेना या फिर नारायणा जयपुर में दादू दयाल जी की मुख्य पीठ स्थित है। दादू पंथ ही इसकी स्थापना कब की थी? तो 1534 में इस पंथ की स्थापना हुई थी, ठीक है। और जो कुछ व्यक्ति आ जाते हैं, कुछ संत आ जाते हैं जिनका संबंध इनसे ही था, जैसे बदनाथ जी आ जाता है, ठीक है, बदनाथ जी आ जाता है, संत सुंदरदास आ जाता है, संत सुंदरदास आ जाता है, एक आ जाते हैं गरीबदास जी आ जाते हैं, मिस्किन दास जी आ जाते हैं, गरीबदास जी आ जाते हैं, मिस्किन दास जी आ जाते हैं। तो इनका संबंध दादू दयाल से ही था, दादूपंथी संप्रदाय से ही था। एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर एक आ जाता है कि जो सुंदरदास जी हैं, सुंदरदास जी द्वारा जो दादूपंथी 5 शाखाओं में विभक्त थी, 5 शाखाओं में विभक्त थी, उसके एक शाखा जिसका नाम था नागा शाखा। कौन सी शाखा? नागा शाखा। तो नागा शाखा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो संत सुंदरदास जी माने जाते हैं, ठीक है। कौन माने जाते हैं? संत सुंदरदास जी ही माने जाते हैं। ये बात भी आप याद रखें। फिर आ जाता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है रणथंभौर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर का दुर्ग, जिसे जो हमीरदेव चौहान का जो रासो है, हमीर रासो में रणस्तंभपुर कहा गया है। क्या कहा गया है? रणस्तंभपुर कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रणस्तंभपुर इसे कहा गया है, सवाई माधोपुर को। जो इसका जो दुर्गान है ये 994 ईस्वी में, ठीक है, 994 ईस्वी में रणथंभन देव ने करवाया था। इस दुर्ग के अंदर जोरा भोरा के महल है, जोरा भोरा के महल है। और यहीं पर राजस्थान का जो प्रथम शाखा हुआ था 11 जुलाई 1301 को, रंगी देवी और अमीर ने यहाँ पर क्या किया था? अमीर ने तो यहाँ पर किया था केसरिया, और जो जो रानी रंगी देवी थी उसने किया था जौहर। तो ये राजस्थान का प्रथम क्या माना जाता है? शाखा माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का क्या था? आक्रमणकारी था। तो आई होप ये आप सभी को क्लियर। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? किसको जानने के लिए? तो सबसे पहले सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू जो 1 उपग्रह है ये किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया है भारत के ही पड़ोसी देश ने, चाइना ने। किसने किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। ये नाम देखिए आप, कुआफू, ये इसे नाम नाम देख के ही लग रहा है कि ये चीन का ही होगा, ठीक है। लेकिन भारत का जो सूर्य मिशन है इसको आप ध्यान रखना, इसका जो नाम पहले तो था आदित्य, ठीक है, पहले इसका नाम आदित्य था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके आदित्य L1 कर दिया गया। जो सूर्य के पास में एक जो लॉरेंस नाम की कुछ जगह होती है वहाँ से इसके L1 कर दिया गया था। एल से लॉरेंस बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना कि जो आदित्य L1 है ये भारत का सूर्य मिशन है, सौर मिशन है। और जो कुआफू है ये चीन का है, अभी हाल ही में इसने लॉन्च किया है, ठीक है। फिर हम एक आर्टेमिस मिशन की बात करते हैं कि आर्टेमिस मिशन जो है ये किस देश का है? तो ये है अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का है आर्टेमिशन मिशन। तो ये 3 मिशन है, इनको बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आप उनको याद कर लीजिए एक बार हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। एक तो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या में से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो भारत की जनसंख्या को आप अच्छे से कवर कीजिए। फिर आ जाता है भारत की ज्योग्राफी के अंदर जो पार्क आते हैं कि कौन सा पार्क कहाँ पर है, ठीक है। ये पार्क देख लीजिए एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की जनसंख्या और पार्क, तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनमें से आप ज़्यादा बस ये याद रखिए कि कौन सा पहाड़ी किस राज्य के अंदर है, इतने में से आपका इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। और राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थानी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है ये बहुत कम आ रहे हैं, तो इन पे आप ज़्यादा ही फोकस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंडियन करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है। 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने भारत के पहले कवाड़ू सिलेंडर लॉरेंस अभियान को अधिसूचित किया है? पहली बात है 12 अक्टूबर 2022 को है। फिर किस राज्य ने किया है? भारत के पहले कड़ाऊपुर सिलेंडर लॉरेंस अभियान को जो अधिसूचित करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है। और एक मैंने आपको बताया भी था शायद तक, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के अंदर है। और ये पूछा भी जाता है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्य के अंदर है, और ये पूछा भी जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इस्माबार 7 में कौन सा एक देश प्रतिभागी नहीं था?
जो ये आयोजित किया गया था अभ्यास इस महाभारत 7, इसमें कौन सा देश एक प्रतिभागी नहीं था? भारत, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव या फिर ब्राजील? तो इसमें जो प्रतिभागी नहीं था वो था मालदीव नहीं था। ठीक है, युद्ध अभ्यास के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, आप युद्ध अभ्यास को भी आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, हमने कई बार बता दिया है, और वैसे भी आपको रिवीजन करना है तो वरुण भारत और फ्रांस के अंदर आ जाता है, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में आ जाता है, और साइक्लोन है भारत और मिस्र के बीच में आ जाता है। समुद्र मंथन जो है ये भारत के ही तीनों सेनाओं द्वारा जोधपुर के अंदर 2022 में इसका आयोजन किया गया था। तो ये 4-5 है जो चर्चा में रहते हैं हमेशा ही। वीर गार्जिन और धर्मगार्जिन आ जाते हैं, तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 अक्टूबर 2022 को किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब जीता है? यानी 15 अक्टूबर 2022 को किसने जीता था, किस देश ने जीता था महिला क्रिकेट एशिया कप का खिताब? तो ये जीता था अपने प्यारे भारत ने। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम जिनकी कप्तान हरमनप्रीत कौर है, ठीक है, इनकी कप्तानी में भारत ने जो 7वीं बार श्रीलंका को हराकर, किस देश को हराकर? अपने जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, इसको हराकर एशिया कप महिला क्रिकेट खिताब जीत लिया है। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान रखें। आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आ सकता है, जो लास्ट ईयर भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है विंबलडन से। विंबलडन यानी टेबल टेनिस जो ग्रैंड स्लैम किताब है उनसे पूछा जा सकता है, और मैंने आपको कई बार क्लियर भी करवाया ग्रैंड स्लैम किताब। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि एक साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, अगर आपको इनको याद नहीं कर पाते हैं तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, याद रखना एफ वायु, ये 4 ग्रैंड स्लैम है, एफ वायु। ऐसे आ जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऐसे कौन सा आ जाता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन आ जाता है। ठीक है, ये साल के सबसे पहले ही हो जाता है, ये 4 होते हैं एक साल में, ग्रैंड स्लैम किताब है। पहला होता है वो ऑस्ट्रेलिया होता है, जनवरी के एंड में होता है। फिर आता है फ्रेंच ओपन, एफ से कौन सा आ जाता है? फ्रांस आप बोल सकते हो या फिर फ्रेंच ओपन बोल सकते हो। ठीक है, फिर 3 नंबर आ जाता है विमल्डन ओपन। ये जो विमल्डन ओपन है इसका आपको एक देश याद रखना है, वही है विमल्डन जो ओपन है, ये होता है इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पर होता है? इंग्लैंड के अंदर। फिर आता है यूएसए ओपन, यूएसए आपको सबको पता ही है, यूएसए ओपन याद रखना। ऐसे ऑस्ट्रेलिया ओपन है, अब से फ्रांस ओपन है, और वहाँ से विमल्डन ओपन है, यू से यूएसए ओपन है। ये 4 साल के अंदर क्रम में ही होते हैं, यानी सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और साल के अंत में होता है यूएसए ओपन। ठीक है, ये एक हार्ड कोर्ट पे होता है, हार्ड कोर्ट जहाँ पर वो लगी होती है, क्या मतलब मेट बिछी होती है। ये फिर ओपन जो है ना, ये क्ले कोर्ट पे होता है। कौन सी कोर्ट पर? क्ले यानी मिट्टी की कोर्ट होती है फ्रेंच ओपन में। और ये होता है, वो होता है ग्रास कोर्ट पर। कौन सा होता है? ग्रास कोर्ट पर। और ये होता है हार्ड कोर्ट पर। तो आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि हार्ड कोर्ट पे होता है या फिर जो किस कोर्ट पे होता है, लेकिन आप इनको याद रख सकते हो। फिर हम इनके बारे में देखते हैं कि 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन की पुरुष और महिला एकल विजेता कौन है? तो इसके भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आप उससे याद रख लीजिएगा। तो देखिए हम ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं एफ वाई यू, यहाँ पर वही लिख देता हूँ एफ वाई यू। ऐसे आ जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऐसे आ जाता है फ्रेंच ओपन, और वहाँ से आ जाता है विंबलडन ओपन, यूएस से आ जाता है यूएस ओपन। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पुरुष एकल के विजेता कौन थे, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ महिला एकल विजेता कौन थे। ये सभी मैं 2022 के बता रहा हूँ, तो आप इनको ध्यान में रखें। पुरुष एकल विजेता में आप ट्रिक याद रखना आर आर एन सी, आर आर एन सी, आर आर एन सी ट्रिक याद रखना। और महिला एकल विजेता में आप ध्यान रखना एयर इंडिया, आप याद रखना ए आई आर, एयर इंडिया। तो इनका नाम है, आप ध्यान रखना। यानी 2022 के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसके जो पुरुष एकल के विजेता थे वो थे, आर से आ गया राफेल नडाल। और मैंने कई बार बताया आपको कि राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, तो राफेल नडाल आप याद रखना। फिर आर से वापस आ जाता है राफेल नडाल, यानी 2022 के अंदर जो फ्रेंच ओपन हुआ था उसके विजेता भी कौन है? राफेल नडाल है। फिर आ जाता है विंबलडन, विंबलडन के अंत से आ जाते हैं निक कर्गिस, सॉरी, अन्य से क्या आ जाता है? अन्य से आ जाता है नोवाक जोकोविच। कौन आ जाते हैं? नोवाक जोकोविच आते हैं। फिर सी से आ जाते हैं कार्लोस अल्कारेज। यूएसए ओपन जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे कार्लोस अल्कारेज, और ये विश्व के सबसे कम उम्र के विंबलडन के जो 1 नंबर खिलाड़ी भी बने थे, नंबर 1 खिलाड़ी भी बने थे। कौन? कार्लोस अल्कारेज। तो आई होप ये आपको चारों को क्लियर हो गया होगा। आर आर एन सी आप याद रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आ जाए तो इसे लिख लेना आर आर एन सी। और यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना एफ वाई यू, यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन का आर आर राफेल नडाल, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। फिर नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और कार्लोस अल्कारेज जो अमेरिका के खिलाड़ी हैं। ठीक है, फिर आता है महिला एकल विजेता में, तो ए से आ जाता है एशले बार्टी, और एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने के बाद में संन्यास ले लिया था, और ये ऑस्ट्रेलिया की ही महिला थी। ठीक है, बहुत सालों के बाद में किसी ऑस्ट्रेलिया महिला ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। ई से आ जाती है इग्गा स्वेतिक, ठीक है, इग्गा स्वेतिक। फिर आर से आ जाती है आर रिबाकिना, आर रिबाकिना, और आई से वापस आ जाती है इग्गा स्वेतिक। तो आप इन चारों का नाम याद रखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2023 के अंदर जो विंबलडन ओपन हुआ था, 2023 के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, उसके जो विजेता है वो पुरुष एकल के विजेता और महिला एकल के विजेता भी आपको ध्यान होने चाहिए। तो पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता, तो पुरुष के एकल विजेता है तो नोवाक जोकोविच,
और महिला जो एकल विजेता है उनका नाम है सबलेंका, आर सबलेंका उनका नाम है। तो ये सभी भी आपको याद होना चाहिए। महिला पुरुषों में जो नंबर 1 खिलाड़ी है वो नोवाक जोकोविच ही बने हुए हैं, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखें। और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले भी यही हैं, 24 जीत चुके हैं इन्होंने अभी तक। और राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच संयुक्त रूप से 1 नंबर पर बने हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक जो भूखमरी सूचकांक है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 19वां, 21वां, 101वां या फिर 107वां? तो वैश्विक भूखमरी जो सूचकांक है इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 107वीं है, ठीक है। लास्ट ईयर ये 2022 का सूचकांक है, तो 2022 में भारत की रैंकिंग 107वीं है। 2021 के अंदर जो सूचकांक आया था उसमें जो इंडिया की रैंकिंग थी वो थी 101वीं, ठीक है। कौन सी थी? 101वीं। ये जो भूखमरी सूचकांक है ये टोटल इसमें 121 देशों को सम्मिलित किया गया था। इसमें इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? 107वीं है। तो आप इसे याद रख लेना, 107वीं रैंकिंग है इंडिया की 121 देशों में से। 2022 का ये भूखमरी सूचकांक है। सूचकांक इंपॉर्टेंट है, कौन जारी करता है और इंडिया की इसमें रैंकिंग कौन है। और जैसे भी जिसमें जैसे आ गया ब्रिक्स के अंदर, जैसे ब्रिक्स देशों की आपको मतलब याद भी होनी चाहिए कि ब्रिक्स देशों में कौन सा देश की रैंकिंग क्या है। जिसे कहा जाता है आसियान के अंदर जिसमें इंडिया अगर शामिल है ना, तो उस देशों की पड़ोसी देशों की भी आपको रैंकिंग याद होनी चाहिए। अभी के लिए आप इंडिया की याद रख लीजिए, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग 107वीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर ने जीता है? तो वर्ल्ड जो ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 है ये जीता है हैदराबाद ने, ठीक है। अपने जो हैदराबाद है इस हैदराबाद ने जीता है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का जो उद्घाटन किया गया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। किस में किया गया था? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर। तो ये किया गया था आईआईटी गुवाहाटी के अंदर, ठीक है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसका उद्घाटन किया था? परम कामरूप का। किसने किया था? हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने। ये देश की पहली जनजातीय आदिवासी राष्ट्रपति माना जाता है। दूसरी महिला राष्ट्रपति है, पहली प्रतिभा देव सिंह पाटिल थी, ठीक है। और दूसरी है ये पहली झारखंड की महिला राज्यपाल भी बनी थी द्रौपदी मुर्मू जी। आपको पता होगा कि 3 जनवरी 2022 को 3 जनवरी 2023 को 3 जनवरी 2023 को राजस्थान के राजभवन में, जो राजस्थान का राजभवन यानी जो राज्यपाल का निवास स्थान होता है, राजभवन में इन्होंने संविधान उद्यान का लोकार्पण किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान उद्यान का लोकार्पण किसने किया था? तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। कहाँ पर किया था? राजभवन के अंदर। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो 12 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि मुगल गार्डन कहाँ पर है। तो मुगल गार्डन कहाँ पर है? संसद भवन में, राष्ट्रपति भवन में, या फिर राजपथ पे, कर्तव्य पथ पे, ऐसा करके ऑप्शन आया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान उद्यान का जो लोकार्पण है कहाँ पर किया गया था? तो राजभवन जयपुर में किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, फिर मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया है करंट में, एक क्वेश्चन और बताया मैंने आपको कि केरल का एक जिला है जिसका नाम है कोल्लम। कोल्लम देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो कोल्लम बना है, केरल का है। बुरहानपुर पहला देश का हर घर प्रमाणित जिला बन गया है जो मध्य प्रदेश का है। और भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन स्टार्ट किया गया था। आई होप सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? दिवस हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनको आपको याद भी होना चाहिए। तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस। 3 दिसंबर को मैंने आपको कई बार बता दिया है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को, सॉरी ये यहाँ पर आप 4 दिसंबर कर लीजिए, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे, ठीक है। कौन सा डे मनाया जाता है? नेवी डे। और 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। तो इनको भी आपको याद होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? लेखा महानियंत्रक केंद्र सरकार ने किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है भारती दास को। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 अक्टूबर 2022 को किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता? तो ये बुकर पुरस्कार 2022 है, ये सेहान करुणा तालिका ने जीता है 2022 का।